पिछला टॉपिक याद है बेटा सबको? सीमा रिंग को हमने क्या क्या पढ़ा था पिछले टॉपिक में? सर वो ईजमेंट पढ़ा था हमने। हाँ, ईजवन पढ़ा था बेटा पिछली क्लास में। तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी इसलिए ले नहीं पाया मैं। कोई बात नहीं सर। अब आप ठीक है ठीक ना? है? हाँ, अब तो कंफर्टेबल हूँ बेटा आज एकदम। ओके, नाइस। आज हम काफी हद तक एविडेंस करेंगे। ठीक है ना? लॉ ऑफ एविडेंस हमारा टॉपिक है। बेसिकली जो लॉ ऑफ एविडेंस है, एविडेंस एक्ट है, ये बेसिकली आपका एडवोकेट जब आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, तो एडवोकेट कंप्लीट करने के बाद आपका तो एक तरह से थ्योरेटिकल पर्पस में आएगा। जैसे आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, ये सब सारे आपके एक लीगल टर्म्स है। इन लीगल टर्म्स को क्या, जब आप कोई जजमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, जजमेंट अपने जज के सामने रखेंगे या किसी डिसीजन को जज के सामने रखेंगे, तो ये सारी जो टर्म्स है इसको यूज किया जाएगा उस समय। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं, डिस्क्रिशन हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, डिस्क्रिशन हो गया, या फिर आपका प्लांटिव डिफेंडेंट, तो ये सारी चीजें किस में यूज की जाएंगी? लीगल टर्म्स में। ठीक है ना? तो सेम एविडेंस है आपका। एविडेंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार मैं एक समरी बता देता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं, जब तक एक दो बच्चे और ज्वाइन हो जाएंगे। बेसिकली एविडेंस एक्ट में आप पढ़ेंगे कि एविडेंस एक्ट आपका एस्टेब्लिश कब हुआ, क्या क्या इसके रूल्स हैं, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, टाइप्स के बाद इसके कुछ सेक्शन पढ़ेंगे। टोटल आपकी बुक में पूरा एविडेंस एक्ट है। तो बेटा जो एविडेंस एक्ट है वो थोड़ा लेंथी है। ठीक है ना? एविडेंस हो गया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हो गया, काफी ज्यादा लेंथी है। एक तरह से अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा है, ना पढ़ेंगे तो बहुत कम है। ठीक है ना? तो मैंने एक पीडीएफ बनाया, मैं एक बार शो कर देता हूँ बेटा को, इसको देख लेना आप। एक मिनट बेटा। हाँ, ये जो एविडेंस है दिख रहा है बेटा सबको? यस सर। एक मिनट, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब दिख रहा है ये स्क्रीन दो दो तो नहीं आ रही? ठीक है सर। अब आ जाएगी एक स्क्रीन, ठीक है ना? बेसिकली बेटा आपका ये सीमा, ये एविडेंस एक्ट है। ठीक है ना? कितने पेजेस का आपको दिख रहा होगा? 58 पेजेस का। ठीक है ना? तो ये तो मैंने खुद से ट्राई किया है। ठीक है ना? ये दिख रही है ना आपको स्क्रीन? इंडियन एविडेंस एक्ट बिल्कुल। 1872। ये भी 72, आपका हाँ जी। बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह 1 सितंबर 1872 का एस्टेब्लिश था। जैसे हमने लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर में, लॉ ऑफ टॉर्ट में हम हमारे कई सारे टर्म यूज किए गए थे, कन्फेशन, इंफर्मेशन। तो सेम लॉ ऑफ टॉर्ट के वर्ड इसमें यूज भी किए गए हैं। ठीक है ना? लॉ ऑफ टॉर्ट के देखो टाइप्स ऑफ एविडेंस हम पढ़ेंगे। ये सारे जो मेन इंपॉर्टेंट है ना सीमा, मैंने वही उठाया। जैसे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है उसको मैंने डिलीट कर दिया। अगर हम सारा करने बैठे बेटा, टोटल इसके 200 पेजेस का एक पीडीएफ है, वो दिखाऊंगा मैं अभी। ठीक है ना? अगर 200 पेजेस करने बैठेंगे तो ये पूरा का पूरा महीना खराब होगा हमारा। तो जो हाँ जी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम वही चीज करेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल देखो, सर। टाइप्स ऑफ एविडेंस हो गया। इसके बाद देखो आप, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। ठीक है ना? नोट्स काफी अच्छे लगे मुझे, तो मैंने इसी को प्रेफर किया है। अभी एक और दिखाता हूँ मैं नोट्स, अगर आप पढ़ना चाहेंगे इसको देख लो आप। ठीक है? अच्छा, सबके पास बेटा वो पहुंच गए थे ना एमसीक्यू के, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और वो सारे? हाँ जी, पहुंच गए थे। पहुंच गए थे। और ये एविडेंस का पहुंचा था कि पहुंचाना है? ये तो पहुंचाना है सर। अच्छा, पहुंचा नहीं अभी? हाँ जी। ठीक है, मैं पहुंचाता हूँ इससे। ठीक है ना? अभी इस समय क्या है ना, कुछ बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, तो इसी के लिए शायद बच्चे कम ही ज्वाइन हो रहे हैं। मार्च का महीना ऐसे होता है, पेपर एडमिशन यही चल रहे हैं। ठीक है ना? तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देख लो एक बार। कन्फेशन, कॉन्स्पिरेशन, ये सारे ऐसे नोट्स हैं बेटा। ठीक है ना? मेरे को अच्छे लगे, काइंड्स ऑफ एस्टोपल।
तो मैंने इसी को प्रेफर किया। स्टार्ट करें सीमा हम अपना टॉपिक? हाँ जी सर, करिए। रिंकू स्टार्ट करें हम अब? हाँ जी सर। शशांक वॉइस आ रही है आपको? जी सर। काफी क्लास मिस कर दी बेटा, एक भी क्लास नहीं लिया आपने तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की। सर थोड़ा बाहर चले गए थे, गांव पे चले गए थे। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक है, आपको कुछ पता है इस टॉपिक के बारे में? बुक हमने स्टार्ट की, थर्ड बुक है हमारी, फर्स्ट सेकंड बुक कंप्लीट है। फर्स्ट बुक थी आपकी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट सेल पार्टनरशिप की, सेकंड बुक थी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ईजमेंट। अब थर्ड बुक आता है क्लास डेली लो मत समझो बेटा शशांक का, क्योंकि इस साल बैक बहुत आएगी बच्चों की। जो बच्चे क्लास ले नहीं रहे ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है बेटा। सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर तो और डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना? तो कोशिश करो, मैं अभी भी समझा रहा हूँ, क्लास डेली लो, क्लास को मिस मत करो। क्लास अगर नहीं हो पा रही तो जो भेज रहा हूँ नोट्स ग्रुप पे उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना? जो मैडम प्रोवाइड कर रही है आपको नोट्स, उसको अच्छे से रीड कर, तभी हो पाएगा क्लियर। अगर डिफिकल्ट आ गया ना एग्जाम तो नहीं हो पाएगा। एक एक सब्जेक्ट में बच्चों की बैक आती है, और इसी सब्जेक्ट में काफी हद तक बैक आती है एविडेंस में, ठीक है ना? पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर और कुछ नहीं है इसमें, ना कोई केस स्टडी है ना कुछ है। फिर स्टार्ट करें टॉपिक हम बेटा। ये एक तो बेटा मैंने ये नोट्स है एक आपके, और एक और दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये है एक, ठीक है ना? 2020 का है ये। सीमा 2020 जो सिलेबस आप बोल रहे थे ना 2021 से एप्लीकेबल है, उसका है, ठीक है ना? लॉ ऑफ एविडेंस का। तो एक बार इसको पढ़ लेना, ये इस किसी कॉलेज का था, मुझे अच्छा लगा, ठीक है ना? तो देखो यूनिट 1 हाँ जी सर। डेट ऑन एनफोर्समेंट, इसको एक बार पढ़ लेना एमसीक्यू पैटर्न से, मैं इसको नहीं कराऊंगा, ठीक है ना? मैं अभी बस ये दिखा देता हूँ आपको, आपको क्या क्या सेक्शन पढ़ने, ठीक है ना? सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट में पार्ट 1 चैप्टर 1 एंड 2 आप पढ़ेंगे, प्रिलिमिनरी और रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। अब रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से पहले आप टाइप्स ऑफ एविडेंस को भी कवर करेंगे, ठीक है ना? फिर प्रूफ 2 होता है आपका, प्रूफ मतलब एविडेंस का मतलब क्या होता है, किसी प्रूफ को सबमिट करना। जब आप कोर्ट की अपील करा रहे हैं, ठीक है ना, कोर्ट रूम में, तो उससे पहले आपको क्या करना होता है, एविडेंस को सबमिट कराना पड़ता है। अब ये एविडेंस कितने टाइप के होते हैं मैंने आपको क्या बताया, चैप्टर आपका डेली लाइफ में आएगा। डेली लाइफ यानी कि जब एडवोकेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, तो कोर्ट रूम में सारे के सारे चैप्टर आते हैं, ठीक है ना? जो हम सेकंड थर्ड ईयर पढ़ रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 में चैप्टर 1 2 पढ़ोगे, सारे सेक्शन आपके एप्लीकेबल, ठीक है ना? सेक्शन 1 से 4 बेटा एक बार ये देख लेना आप, सेक्शन 1 से 4 यही है, ठीक है ना? इसको खुद से कवर करना है, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है? दोनों भिजवा दूंगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 4 5 6 आपका टाइप्स ऑफ एविडेंस पे बेस्ड है। हैर्सी एविडेंस क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी ओरल, ठीक है ना, रिटर्न, ये सारे एविडेंस आप कवर अप करोगे सेक्स विद सेक्शन के साथ। इसके बाद देखो लास्ट मैंने अभी दिखाया ना आपको बेटा, सीमा एस्टोपल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एस्टोपल, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑन द इम्प्रॉपर एडमिशन रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। तो टोटल आपके कितने सेक्शन है, सेक्शन 1 से लेके टोटल 167 तक सेक्शन है। किसी को डाउट है इसमें, सीमा शशांक रिंकू आपको? नो सर, ठीक है। ठीक है ना, आगे चलूं मैं? इसके बाद देखो इसके कुछ डेफिनेशन है, इसको कवर करते हुए चल लेना आप, ठीक है ना? की है साइकोलॉजिकल, ये सब कवर ही है, हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? इसको बस मैंने एक तरह से सप्लीमेंट पीडीएफ के तौर पे भेजूंगा पढ़ने के लिए, एक बार रीड कर लेना इससे, ठीक है ना? जिसको उस नोट से ना आए ना समझ में मेरे वाले, तो इससे कवर अप कर सकता है। कैसे कवर अप करेगा मैंने आपको समझाया। पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल पढ़ते ही आपको क्या समझ में आ जाएगा, उसका केस के बारे में, ठीक है ना? भगवती वॉइस आ रही है आपको? वॉइस आ रही है भगवती?
अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका जो एविडेंस एक्ट है, ये आपका डेट ऑन एनफोर्समेंट कब हुआ था? 1 सितंबर 1872। ये मैंने आपको बता रखा है कि जैसे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1 हुआ था, जिसमें सब कुछ आता था सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 126 तक। बेसिक कॉन्ट्रैक्ट हमने एलएलबी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हमने एलएलबी सेकंड ईयर में पढ़ा था, ठीक है ना। एलएलबी थर्ड में अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आएगा, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो डेट ऑफ एनफोर्समेंट 1 सितंबर 1872, ठीक है ना, ये हमने कवर कर लिया। इसके बाद बेटे एक पेज का था, ये मेरे को अच्छा लगा, देख लो, ठीक है ना। ये वैसे लगा था मेरे को, मैंने कहा दिखा दूंगा एक बार बच्चों को। 1 सितंबर 18, क्योंकि मैं पेपर में लिखता मुझे टाइम लगता। ये पूरा ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होता है। इसमें कोर्ट मशील कोर्ट मार्शल इंक्लूड किया जाता है। क्या क्या इसमें एक्सक्लूड है? कोर्ट मार्शल अंडर आर्मी, नेवल डिसिप्लिन और एयरफोर्स। मतलब एविडेंस कहने का मतलब है, एविडेंस एक्ट में जैसे कोई आर्मी, मिलिट्री या नेवी का कोई केस है, मतलब मिलिट्री, आर्मी, नेवी से रिलेटेड कोई भी केस आता है, तो आपका वो एविडेंस एक्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके बाद देखो, इट इज डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट एंड प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है आर्बिट्रेशन पे बेस्ड नहीं होता है। क्या आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। यहां तक क्लियर है? आगे चलूं मैं? ये बेसिक सा था बेटा, 1 मिनट का लेक्चर, इसमें ज्यादा समय लगना नहीं। आगे चलूं सीमा शशांक में? हाँ जी सर, चलिए। ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं मेरे वाले नोट से, ठीक है ना। मेरे वाले नोट्स देखो आप, 1 मिनट। ये सबके पास पहुंच गए थे ना एलएलबी वाले? इसको अभी से कवर अप करते चलना बेटा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इस बार भी एमसीक्यू ही आएगा पेपर आपका। ये मैंने फर्स्ट ईयर का था, ये मैंने सबको भिजवा रखा है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट 2, इसको कवर अप कर अभी से करते हुए चलना, तभी सही रहेगा। इसके आंसर भी साथ साथ है, जैसे फर्स्ट ईयर में प्रोवाइड किया था ना मैंने, सेम वैसे ही। अब देखो स्टार्ट करते हैं बेटा, हमारा लॉ ऑफ एविडेंस। मैंने आपको बेसिक ये बता दिया था, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपका इंडियन एविडेंस एक्ट कब स्टार्ट किया गया था? 1 सितंबर 1872 में, ठीक है ना। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल यानी कि एनी टाइप ऑफ कोर्ट रिलेटेड केस, बट एक्सक्लूड या डज नॉट इंक्लूड आर्मी मार्शल, नेवी मार्शल और मिलिट्री मार्शल, ठीक है। इट डज नॉट अप्लाई टू, किसमें अप्लाई नहीं होता है आपका? एक तो प्रोसीडिंग ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन हमने पढ़ा था, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन फर्स्ट ईयर में, उधर एविडेंस एक्ट आपका अप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा किसी एफिडेविट, ठीक है ना। अब जब कोई एफिडेविट कोई बनवा रहा है, ठीक है ना, एफिडेविट कहने का मतलब है जैसे आप अपने घर की पीओए बनवा रहे हैं, रजिस्ट्री बनवा रहे हैं, तो इसमें एविडेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। उसमें क्या आपका विटनेस है, जो विटनेस है वही एक तरह का एविडेंस होता है, तो एविडेंस की हमें कोई नीड, जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके बाद देखो आप, बेसिकली जो एविडेंस है उसका कहने का मतलब क्या है। एविडेंस आपका एक लैटिन वर्ड से लिया गया, एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है कि आपको साफ साफ दिखाई दे, या उसको क्लियर से डिस्कवरी, डिस्कवरी उसकी क्लैरिटी से हो सके, ठीक है ना। उसको प्रूफ किया जा सके, असर्टेन किया जा सके। बेसिकली जो इसका प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एविडेंस का, वो क्या है? ये आपका इट मस्ट बी कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है बेटा, बताओगे शशांक और सीमा? कन्फाइंड का मतलब क्या होता है? लिमिटेड सर, कन्फाइंड। बताओ शशांक, आप कन्फाइंड। कन्फाइंड तो जैसे कैप्चर, मीनिंग तो इसका ऐसा कन्फाइंड होगा। मीन्स कंफर्टेबल या फिट, एक तरह से फिट होना, ठीक है ना। तो एविडेंस मस्ट बी कंफर्टेबल या मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इश्यू। जो आपका एविडेंस आप प्रोवाइड कर रहे हो आपके मैटर से रिलेट हो, इट मस्ट बी रिलेटेड। कन्फाइंड को हम ऐसे कह सकते हैं, रिलेटेड। इसके बाद देखो, हेयरसे एविडेंस मस्ट नॉट बी एमिटेड। अब मैं आपसे कहता हूं बेटा, अब एविडेंस कहने का मतलब क्या होता है? मेरे सामने कोई किसी को चाकू मार रहा है, ठीक है ना, मेरे सामने किसी बंदे का मर्डर हो रहा है, ठीक।
अब मैं कोर्ट में गया कि मैंने एविडेंस दे दिया, तो ये एविडेंस कैसा होगा, ओरल की रिटर्न? अगर मैं उसको ओरली बताता हूँ तो बेटा ओरल एविडेंस है। अगर मैं उसको लिखित में एफआईआर में दे रहा हूँ, वो कहेगा भैया एफआईआर कराओ उसकी सबसे पहले, तो मैं एफआईआर में दे रहा हूँ तो क्या होगा, रिटर्न एविडेंस। ठीक है। अब मुझ किसी का कत्ल हुआ, सर एक किसी बात का बताइए। हेलो। हाँ बेटा बोलो। एफआईआर एविडेंस में आता है? क्या? एफआईआर एविडेंस में आता है? एफआईआर एविडेंस में नहीं आता, पर बेटा एविडेंस किसी, जैसे एविडेंस आप जाओगे किसी को बताने के लिए कि सर उसका मतलब ऐसे मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो हम्म एफआईआर तो फर्स्ट गलत भी हो सकता है, फेक किसी पे भी लग सकता है आरोप। मैं ये कहना चाहता हूँ शशांक, जैसे हम किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, ठीक है ना, तो पुलिस स्टेशन में जाके हम कोई से किसी के बारे में बताते हैं कि सर उसका एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया, तो सबसे पहले जो पुलिस ऑफिसर आपसे क्या कहता है, इसका एफआईआर लिखा है। तो मैं वही समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना शशांक, एफआईआर बेसिकली एविडेंस से रिलेट नहीं करता, पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि आप उसका क्या कराएं, एफआईआर कराएं। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? इसके बाद देखो हेरसे एविडेंस क्या होता है। हेरसे एविडेंस मस्ट नॉट बी एमिटेड। हेरसे एविडेंस कहने का मतलब है, अब किसी का मर्डर हुआ, ठीक है ना, अब किसी बंदे का मर्डर हुआ, अब जिसका मर्डर हुआ वो किसी बंदे ने उसको देखा मर्डर करते हुए, मैंने किसी के थ्रू सुना, ठीक है ना, मैंने अपने नेबर से सुना कि हमारे गली में आज पुलिस आए थे, ऐसा एग्जाम्पल से समझाता हूं। हमारे सुनी हुई बात, किसी की सुनी हुई बात को क्या बोला जाता है, हेरसे एविडेंस कहा जाता है। ठीक है ना, एक ताकि अफवाह मान लो जो असली में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो हेरसे एविडेंस मस्ट नॉट बी एविडेंट। ये टाइप ऑफ एविडेंस में आता है। हेरसे एविडेंस को क्या बोला जाएगा, किसी से सुनाओ। इसके बाद देखो बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। जो एविडेंस आपका बेस्ट होगा, फिर वो चाहे रिटर्न में हो या फिर ओरल में हो। ठीक है ना, लॉ ऑफ एविडेंस आपका एक लॉ ऑफ प्रोसीजर का पार्ट है, प्रोसीजर जो कोर्ट को फॉलो करना है बेसिकली। इसके बाद देखो आप, वॉइस आ रही है देवेंद्र आपको? सर गुड मॉर्निंग सर, आ रही है सर। मॉर्निंग बेटा, आज बच्चे बहुत लेट ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ सर, आज मैं भी कुछ काम में फंसा हुआ था, आज तो लगी हम्म, मुश्किल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ज्वाइन कर लिया। कोई नहीं बेटा, पिछली क्लास में ले नहीं पाया था, नहीं तो आधा मैं एविडेंस करा भी देता। अभी हमने कोई बात स्टार्ट किया है, ठीक है ना, एविडेंस एक्ट स्टार्ट किया है जो आपने बोला था कराने के लिए। नहीं। बेसिकली जी जी। इंडियन एविडेंस में हम टाइप ऑफ एविडेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके टाइप ऑफ एविडेंस में कितने आते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एस्टोपल, कॉन्स्पिरेसी, कन्फेशन, एडमिशन एंड कॉन्स्पिरेशन का डिफरेंस। ठीक है ना, क्वेश्चन की वैलिडिटी, सारे सेक्शन को कवर अप करते चलेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल आपके सेक्शन 1 से लेके 167 तक सेक्शन होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखो ये आपका 1 सितंबर 1872 से एप्लीकेबल था। बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट को रीड करने का पर्पस क्या है, ये एक तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और बैक इसी पेपर में ज्यादा आती है बच्चों की। ठीक है ना, इसके बाद देखो आप, जो आप एडवोकेट जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एविडेंस के बारे में पता होना चाहिए कि हेरसे एविडेंस मतलब एक तरह से लीगल टर्म है, ऐसे समझो आप। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ा था ना, कि कॉन्स्पिरेंसी क्या होता है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन क्या होता है हमने पढ़ा था, कन्फेशन क्या होता है, ठीक है ना, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, तो ये सारे टर्म एक तरह से लीगल टर्म है जो आपके प्रोसीडिंग या जजमेंट कराएंगे आप किसी क्लाइंट का, तो उसमें यूज किया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद देखो मैंने लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में बस स्टार्ट ही किया था। लॉ ऑफ एविडेंस एक लैटिन वर्ड है, एविडेन होता है। इसका मतलब होता है किसी को क्लियरली शो करना, या डिस्कवर क्लियरली करना, या फिर कुछ प्रूव करना। बेसिकली जो प्रिंसिपल लॉ ऑफ एविडेंस का क्या बताता है कि एविडेंस रिलेट करेगा, इट मस्ट बी रिलेटेड टू द मैटर इन इशू। हेरसे एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। मतलब हेरसे एविडेंस कहने का मतलब क्या होता है, सुनी हुई बात। ठीक है ना, किसी से अफवाह यानी कि सुनी हुई बात को एडमिट नहीं किया जाएगा। आपको देखा देखी जो आपके साथ प्राइमरी एविडेंस हो, सेकेंडरी हो, ओरल हो, रिटर्न हो, इसको एडमिट किया जाएगा, बट हेरसे एविडेंस को एडमिट नहीं किया जाएगा। इसके बाद बेस्ट एविडेंस को लिया जाता है हर केस में। ठीक है ना,
अब इसको क्या बोला जाता है? लेक्स फोरी का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ फॉर्म या लॉ ऑफ कोर्ट। बेसिकली जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो एकदम सिमिलर है किससे? सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। जब आपका कोई सिविल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग किया जा रहा है तो उसमें लॉ ऑफ एविडेंस को कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो बेटा, ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ एविडेंस, उसको अच्छे से कवर अप करेंगे हम सारे एविडेंस को आज। सबसे पहले आता है आपका बेस्ट एंड ओरल एविडेंस। अब ये मैं पर से बता देता हूँ बस थोड़ा सा, फिर स्टार्ट करेंगे हम। बेस्ट एंड ओरल एविडेंस क्या होता है? जैसे कि मैंने देखा मेरे आंखों के सामने एक कुछ सीन हुआ, उस सीन को देख के मैं पुलिस ऑफिस पे गया और मैंने उनको सारी, पुलिस स्टेशन में गया, सारी बात को बोल दिया, तो उसको क्या बोला जाएगा? बेस्ट एंड ओरल एविडेंस। इसके बाद आता है सरकमस्टांशियल एविडेंस। सरकमस्टांशियल एविडेंस क्या होता है? इट मस्ट बी बेस्ड ऑन एजम्पशंस, यानी कि कोई एजम्पशन पे बेस्ड हुआ एविडेंस होता है। इसके बाद एक आपका टॉपिक आता है डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस यानी कि एक तरह से लाइव हुआ, आपके सामने लाइव कोई चीज हो रखी है। हेरसे एविडेंस मैंने आपको समझाई दिया। हेरसे एविडेंस क्या होता है? जो सुनी हुई बात होती है, सुनी हुई बात को एडमिट नहीं किया जाता। किसी का मर्डर हुआ, जैसे मेरे गली में पुलिस आई, अब बेटा मैं ऑफिस जा रखा था, अब मेरे नेबर ने बताया कि आपको पता है भैया आपकी पुलिस आई थी। अब मुझे क्या पता आई थी कि नहीं आई थी, मैं तो उस समय था नहीं। तो एक तरह से सुनी हुई बात को हेरसे एविडेंस बोला जाता है। कोलैबोरेटिव एविडेंस होता है समरी एविडेंस, ठीक है ना। एक समरी निकाल रखी है एविडेंस की। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस समझ में आ रहा होगा कि डॉक्यूमेंट से कोई एविडेंस, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट एविडेंस कहने का मतलब है, मनीष वॉइस आ रही है आपको? बहुत स्लो हुआ वॉइस आपकी बेटा अभी। सीमा, देवेंद्र, आपको वॉइस आ रही है? भगवती अरे सर। आ रही है ना? कोई डाउट होगा तो पूछना। आज हमारा बुक नंबर 3 मैंने स्टार्ट किया है मनीष। बुक नंबर 1 स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, सेल और पार्टनरशिप कंप्लीट है। बुक 2 आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विद ईजमेंट कंप्लीट है। अब आपका जो टॉपिक है वो बुक 3 चल रहा है। इस महीने में पूरा टारगेट है कि इस महीने के आखिर तक करा दूंगा इसे, ठीक है ना। एविडेंस है बेटा, ठीक है ना मनीष। ये नोट्स आपको पहुंच जाएंगे, अगर नहीं पहुंचे होंगे वैसे पहुंचा देते मैंने। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। बेसिकली जो एविडेंस एक्ट है आपका काफी बड़ा है, 200 पेजेस का है, ठीक है ना। अगर मैं बेयर एक्ट से लूं, अगर मैं 200 पेजेस कराने के लिए हम बैठ गए तो बेटे पूरा महीना और अगला महीना वेस्ट होगा। अभी आपको 5 बुकें और पढ़नी। और जो इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूज है, उसके बाद कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, वो काफी बड़े बड़े बेटा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको मैंने शॉर्ट किया है मनीष आप बच्चों के लिए कि आप एमसीक्यू पैटर्न से इसे सही कर सको। और मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, आप जो सेकेंड ईयर में बच्चे क्लास ले नहीं रहे ना, उसमें उनका कोई लॉस नहीं है। जब आप किसी एडमिशन के लिए जाएंगे, किसी एंट्रेंस टेस्ट को देंगे, तो जो आप क्लास अटेंड करें ना, अल्टीमेटली लॉस आपको ही बियर करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी एडमिशन, किसी भी कोई सा भी एडमिशन, कोई सा भी एंट्रेंस टेस्ट होगा ना लॉ के फॉर्म में, किसी में भी लोगे आप, तो ये सारे टॉपिक के आपको रीड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड थर्ड ईयर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर सबसे इजी होता है एलएलबी का, ठीक है। तो देखो आप, इंडियन एविडेंस एक्ट हमने पढ़ा 1872, 1 सितंबर से चालू हुआ था। इसके हमने मीनिंग कर ली मनीष, मीनिंग को अच्छे से समझ लिया। इसके बाद टाइप्स ऑफ एविडेंस में एक एक थोड़ा थोड़ा ऊपर से समझा रहा था। हम एफ पॉइंट में थे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? आपका समरी एविडेंस होता है, ठीक है ना। एक तरह से समरी निकाल रखा है। इसके बाद बेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या होता है? प्राइमरी कहने का मतलब है, प्राइमरी जैसे कि प्राइमरी आपके सामने हुआ हो, ठीक है ना। या फिर कोई रिटर्न फॉर्म में किसी ने एविडेंस कोई दिया है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि जो आपका एविडेंस एक्ट है वो किसी एफिडेविट में एप्लीकेबल नहीं होता। एफिडेविट में एप्लीकेबल क्यों नहीं होता? उसका रीजन क्या है? एफिडेविट में विटनेस चाहिए होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम पीओए कराते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, तो इसमें विटनेस चाहिए होता है। तो विटनेस ही एक तरह का एविडेंस है, तो इसमें एविडेंस की तो कोई नीड है नहीं। तो मेरी बात को समझना, आप जो विटनेस है, ठीक है ना,
विटनेस जो साइन कर रहा है पीओए में या आपकी रजिस्ट्री में, तो क्या होगा, एक तरह से प्राइमरी हो गया, बात को समझना आप। अब वो प्राइमरी जो एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस है जो रजिस्ट्री और पीओए है, उसी पीओ को मैं किसी सेकंड पर्सन को देता हूं सेल आउट करने के लिए, बेचने के लिए अपना घर, ठीक है ना, या फिर लीज पे चढ़ाने के लिए, उसे क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है ना। तो प्राइमरी एविडेंस से क्या समझेंगे, जो हमारे सामने हमने करा रखा है काम, और सेकेंडरी एविडेंस यानी कि उसी एविडेंस को फिजिकल फॉर्म में यानी कि पेपर फॉर्म में किसी सेकंड पर्सन को दिखा। इसके बाद लास्ट आता है पॉइंट आपका रियल एविडेंस। अब ये रियल एविडेंस क्या होता है, बेसिकली रियल एविडेंस भी सेम बेटा, आपके सामने कुछ हो रखा है उसको रियल एविडेंस करेंगे, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक आज, ठीक है ना, बेस्ट एंड ओरल एविडेंस। ये बेटा आपको स्क्रीन पूरी दिखाई दे रही है ना, सिर्फ बीएड एडमिशन या एमडीयू तो नहीं आ रहा ना कुछ? फुल स्क्रीन है सर। फुल स्क्रीन है, देवेंद्र और सीमा फुल स्क्रीन है बेटा आपको? हाँ सर। यस ठीक है, सर। ठीक, क्लियर है ना बेटा। जो टॉपिक अभी आज कवर अप करेंगे, आज हम टाइप्स ऑफ एविडेंस कवर अप करेंगे, ठीक है ना। अब देखो टाइप्स ऑफ एविडेंस में सबसे पहला एविडेंस आता है आपका बेस्ट एंड ओरल एविडेंस। अब ये बेस्ट एंड ओरल एविडेंस क्या कहता है, इसके नाम से पता चल रहा है बेस्ट ओरल यानी कि एक तरह से बोला गया। अब ये एक एक्ट है, ये क्या बताता है कि जो पर्सन है उसको कोई सीन, उसके सेंस ऑफ परसेप्शन से उसने स्टेटमेंट बनाया है जो कि कोई और नहीं बना सकता। कहने का मतलब है परसेप्शन, परसेप्शन यानी कि देखा गया। परसेप्शन माने कहीं पे कोई मर्डर, कोई एक्सीडेंट होते हुए देखा, उसका मैंने एक बेस्ट एविडेंस किसको प्रोवाइड किया, पुलिस ऑफिसर्स को प्रोवाइड किया गया, तो उसको क्या बोला जाएगा, बेस्ट एंड ओरल एविडेंस, ठीक है ना। तो पर्सन हु हैज एक्चुअली परसीव समथिंग बाय दैट सेंस बाय विच इट इज कैपेबल ऑफ परसेप्शन, मतलब जो एक तरह से परसेप्शन से बनाया गया, और उसी का स्टेटमेंट हमने किसको पहुंचा दिया, पुलिस ऑफिसर्स को, ठीक है ना, जो कि कोई और नो वन एल्स पहुंचा सकता था। इसको बोला जाएगा एक ऐसा फैक्ट जो कि देखा गया है, एक एविडेंस ऑफ विटनेस, जिसे आप देखो इसमें ओरल एविडेंस मैंने आपको बताया ना बेटा, ओरल एविडेंस कहने का मतलब है देखा और सुना गया, ठीक है ना। आपने कहीं पे कोई क्राइम देखा या फिर सुना, और उसी बेसिस पे एक ओरल एविडेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। अब बेसिकली जैसे किसी का मर्डर होता है, तो मर्डर होते समय, ठीक है ना, उसके फैमिली मेंबर से पूछा जाता है, जो फैमिली मेंबर एविडेंस प्रोवाइड करते हैं उस एविडेंस को क्या बोला जाएगा, बेस्ट एंड ओरल एविडेंस। मतलब कि अगर वो बेस्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा है तो उसे बेस्ट एंड ओरल एविडेंस बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, इफ इट, अगर वो सुना गया, इसमें सब बता रखा है, सुना गया या फिर हियर किया गया। इसके बाद देखो एक ऐसा फैक्ट जो परसीव किया गया, माना गया, परसीव यानी कि बाय एनी अदर सेंस और इन एनी अदर मैनर, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ विटनेस, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, एक ऐसा ओपिनियन और एक ऐसा ग्राउंड जिसमें ओपिनियन को हेल्ड किया गया है, ठीक है ना, और एक ऐसा एविडेंस ऑफ पर्सन जो ओपिनियन को होल्ड कर सकता है, ठीक। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को बेस्ट एंड ओरल एविडेंस में किसी को डाउट है? आपने बेस्ट बोला है सर कि जो नियर एंड डियर या रिलेटिव से पूछा जाए, और ओरल कि सो या फिर हियर हो, सौ या हीरो, ठीक है सर। ठीक है ना। तो देखो मनीष, मैंने जो टाइप्स ऑफ एविडेंस है ना, अभी इसके थोड़े एग्जांपल भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके वो ले आऊंगा, एक केस स्टडी टाइप है ना, एक बुक वो प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ। गुड उस है केस स्टडी में आपको बेस्ट एंड ओरल एविडेंस ये सब सारे पहचानने पड़ेंगे, सर, हेल्पफुल ठीक रहेगा। है ना। आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन होंगे वो। मेरे पास भी कल समय नहीं था बेटा, अभी एग्जाम चल रहे हैं ना मार्च के समय, तो अभी टाइम मुझे खुद नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको कल रात को बैठ के पूरा प्रिपेयर किया है। अभी किस चीज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं सर? बेटा बोर्ड के चल रहे हैं, इसी के लिए, हाँ हाँ, बोर्ड के चल रहे हैं, राइट राइट, ठीक गुड। है, ठीक है ना। क्रैश कोर्स के लिए बुला रखा है मुझे, अकाउंट्स का 23 तारीख को, ठीक है ना। तो ये सारे हो गए बेटा आज तक। इसके बाद देखो आप, अब आता है आपका रियल एविडेंस। अब ये रियल एविडेंस क्या होता है,
बेसिकली ओरल एविडेंस यानी कि एक तरह का एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल थिंग अदर देन अ डॉक्यूमेंट विच द कोर्ट में थिंग्स रियल मतलब कि जो दिखाई दे, जिसमें कोई इंस्पेक्शन ना की जाए, ठीक है ना, या फिर इंस्पेक्शन उसमें इंस्पेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ना हो। जैसे कि आपने वेपन देखा, मैं आपसे बोलता हूं कि बेटा कोई मर्डर हुआ, तो जो पुलिस, अगर हम जाके मर्डर मर्डर हुआ और कोई चाकू फेंक के चला गया, वेपन एक तरह का चाकू, ठीक है ना, चाकू को फेंक के चला गया, या इसकी वेपन में पिस्तौल मिल गई, गोली मिल गई, हमने उसको सीधा पुलिस ऑफिसर को दे दिया, तो इससे क्या बोला जाएगा? रियल एविडेंस, ठीक है ना। बेसिकली फॉर एग्जांपल वेपन और स्कार ऑफ वाउंड्स और एनी अदर इंजरी और लाइक लॉस ऑफ लेग और हैंड, इसको क्या बोला जाता है? रियल एविडेंस। इसमें मतलब कुछ छुपा नहीं हो सकता। छुपा कहने का मतलब है, मतलब कुछ हाइड नहीं हो सकता। जैसे आपका प्राइमरी और सेकेंडरी है, प्राइमरी एक तरह का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंडरी आपका सेकंड फॉर्म होता है। तो कई कई बार प्राइमरी भी गलत हो सकता है, सेकेंडरी भी गलत हो सकता है, ओरल भी गलत हो सकता है, रिटर्न भी गलत हो सकता है, ठीक है ना। बट रियल एविडेंस कभी गलत नहीं हो सकता। कहने का मतलब अब किसी का मर्डर हो रहा है, मर्डर होते समय उसका एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, तो पैर हाथ तो वापिस आएगा। अगर वो जाके सामने बोलेगा पुलिस ऑफिसर के कि मेरा हाथ पैर जा रखा है, तो उसे रियल एविडेंस माने। यहां तक क्लियर है? या फिर कोई वेपन हो गया, या फिर स्कार ऑफ वाउंड्स, ठीक है ना, वाउंड यानी कि चोट के निशान। चोट क्लियर है वाले बेटा? आगे निशान चले हम। सर, चोट वाले निशान को रियल माना जाएगा ना? हाँ जी बेटा, ठीक है। ठीक है ना। आगे चलूं मैं? बताओ बेटा, सीमा, देवेंद्र, आगे चले हम। यस सर, चलिए। Yes. टेंशन मतलब मैंने नेक्स्ट, अभी बेटा आज मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, अभी मैं खुद देखता हूँ, ठीक है ना, अगर मिल जाता है मेरे को ढूंढूंगा अभी मैं, ठीक है। तब तक उससे पहले मैं कुछ ओरल चीजें पूछूंगा क्लास के खत्म होने से पहले 15 मिनट में। तो ओरल के टाइम में आना देखता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है ना वही केस स्टडी वाला, अभी ढूंढता हूँ मैं, तो केस स्टडी प्रोवाइड कर दूंगा आज, ठीक है ना। उसमें आपको बेसिकली क्या करना है, उस केस स्टडी से ये सारे एविडेंस को बताना है कि कौन सा एविडेंस इन्वॉल्व, ठीक है ना, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखो, हमने बेस्ट एंड ओरल एविडेंस पढ़ लिया और रियल एविडेंस, ठीक है ना। बेस्ट एंड ओरल एविडेंस आपने समझा, देखा गया या सुना गया। इसके बाद देखो रियल एविडेंस किसी वाउंड का स्कार हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपका कोई वेपन मिल जाना, लॉस ऑफ लेग, हैंड। इसके बाद देखो आप बेस्ट ओरल हो गया, रियल हो गया। अब इसके बाद जो रिमेनिंग है वो कवर अप करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। देखो आप, रियल हमने कवर अप कर लिया, रियल के बाद आता है आपका सरकमस्टांशियल। अब इस सर्कमस्टांशियल क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, प्रिजम्पशन, यानी कि प्रिजम्पशन से, ये बेस्ड होता है प्रिजम्पशन से, ठीक है ना। प्रिजम्पशन माना गया। अब जैसे इसके एग्जांपल से क्या बोला गया बेटा, कि जो फर्स्ट पर्सन है उसने सेकंड पर्सन का मर्डर होते हुए देखा, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन का मर्डर होते हुए देखा। जो मर्डरर था उसके हाथ में जो नाइफ थी, नाइफ यानी कि चाकू, अब उसने मर्डर होते तो देखा नहीं, बट उसने क्या देखा, उसके हाथ में जो चाकू था सेकंड पर्सन के, उस चाकू में ब्लड लगा हुआ था। तो अब ब्लड लगा हुआ था, उस ब्लड के भी यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा? सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ठीक है ना। वो क्या मानेगा, इट मतलब कि जो ब्लड है वो किसी पर्सन के ब्लड से मैच हो रहा है, यानी कि ये पर्सन क्या है, इसके पास एक तो पहली बात वेपन है। अब वेपन है तो ये चाकू से बेटा कोई सब्जी तो काटने गया नहीं होगा, ठीक है ना। इसने किसी का मर्डर किया हुआ तभी ब्लड निकल रहा है। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस को क्या बोला जाएगा? इट इज द एविडेंस विच इज बेस्ड ऑन द, ये किस पे बेस्ड होता है? प्रिजेम्पटिव एविडेंस पे बेस्ड होता है। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है बेटा सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे? सर सर्कमस्टांसिस आप कह रहे हो कि बेस्ड ऑन दैट प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशंस पे है क्या? ठीक है सर। ठीक है। देखो, ए चार्ज करता है मर्डर से,
देखो मनीष, मैं कहना चाहता हूँ बेटा, जिन्होंने पिछली क्लास को ज्यादा छोड़ी है, अब थोड़ा बेटा रेगुलर हो जाओ, क्योंकि जो अब आएंगे ना वो बहुत डिफिकल्ट है यार, उसमें ट्रस्ट में बहुत मुश्किल है स्कोर करना। स्कोर करना तो छोड़ो बेटा, बैक एक सीरीज में आएगी जो बच्चे क्लास छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, वो पास ही नहीं हो सकते, मेरा तो ये मानना है। उसको आप एक दिन में कवर कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। जो अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज आएगा बुक, उसके बाद आपका कौन सा आएगा बुक, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है ना। तो इसमें क्या लीगल टर्म बहुत ज्यादा यूज किया गया बेटा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में हमने मैंडाबस पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिट्स पढ़े थे ना, मैंडाबस, सिरारी, को वारंटो, ठीक है ना, हैबियस कॉर्पस। तो सेम ऐसे टर्म यूज किए जाएंगे। अब आपको याद ही नहीं रहेगा तो पेपर में क्या लिख पाओगे आप, ठीक है ना। तो देखो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हमने पढ़ लिया, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्रिजम्पटिव एविडेंस। इसमें एग्जांपल में बता रखा है कि ए को पनिशेबल माना गया है, बी का मर्डर का। अब विटनेस सी था, वो क्या बताता है प्रोसिक्यूशन को, उसने एक एविडेंस दिया कि ये भाग रहा था किसी का मर्डर प्लेस करते, और उसके हाथ में एक नाइफ था जिसमें क्या था, ब्लड लगा हुआ था। तो ये जो एविडेंस सी ने प्रोवाइड किया गया, इसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस बोला जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा, आगे चलूं मैं। सीमा देवेंद्र, आपको डाउट है इसमें? नहीं सर, चलिए आगे। इजी लग रहा है टॉपिक की कठिन है ये? ठीक है सर, नॉर्मल। ठीक है ना। अब देखो, अब हेयर से एविडेंस क्या होता है, सीमा आप बताना, मैं भूल गया यार, मुझे आने वाला हेयर से एविडेंस, अभी पढ़ाया था मैंने। हेयर से एविडेंस को से क्या बोलते थे? हियर से एविडेंस सर, वो सुनी सुनाई, जैसे हाँ, खुद नहीं देखा मनगढ़ंत, डायरेक्ट। हाँ जी, मनगढ़ंत किसी बातें। और ने बताया हाँ। तो हियर से हो गया, अफवाह तो टाइप। whether हेयर से एविडेंस इज इंक्लूडेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट और नॉट, इसे क्या इंक्लूड किया जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट में कि नहीं? नहीं सर। नहीं इंक्लूड किया जाएगा, ये टाइप है तो हमें लर्न तो करना ही है, इसे पढ़ना तो ही, ठीक है ना, लॉ में हाँ जी। यूज किया जाए। हाँ जी, वो आगे मतलब उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। हम्म। अब देखो रीजन क्या है, इज नॉट रिसीव्ड एज रेलेवेंट एविडेंस एविडेंस आर। अब इसमें क्या बोला गया कि पर्सन जो एविडेंस देता है उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि वो ट्रुथ नहीं बोल रहा, उसने क्या है, किसी से सुना है। सेकंड क्या बोल रहा है, ट्रुथ इज डायल्यूटेड एंड डिमिनिश्ड विद ईच रिपीटिशन। रिपीटिशन कहने का मतलब है जितना हम बोलेंगे, अब जैसे मैं आपसे बोलता हूँ बेटा, आपके बारे में कोई बताएगा, ठीक है ना। अब जैसे मेरे बारे में, अब मेरे बारे में अगर कोई बोलता है आपसे कि सर अच्छा पढ़ा रहे, सर ने अच्छे से हमें फर्स्ट ईयर पढ़ा है, तो हम किसी के बारे में कुछ बताते हैं तो कुछ ज्यादा ही उसमें बढ़ा चढ़ा के ऐड ऑन करके बोलते हैं, एक दो लाइन तो ऐड ऑन कर ही देते हैं। तो इसमें बोला गया कि जो ट्रुथ है वो डाइल्यूटेड यानी कि मिला होता है, मिक्स होता है। कुछ चीजें सही भी हो सकती है, कुछ चीज कम भी हो सकती है। विद ईच रिपीटिशन, रिपीटिशन यानी कि हर बार हम कोई बात को बोलेंगे तो उसमें ट्रुथ को मिलावटी यानी कि मिला होगा या फिर कम होगा ट्रुथ। इसके बाद देखो, अगर प्रिमिटेड है तो वो क्या देगा, एक स्कोप ऑफ प्लेइंग फ्रॉड बाय सेइंग समवन टोल्ड मी दैट। आया समझ, मैंने क्या बताया, हेरसे एविडेंस क्या होता है, समवन टोल्ड मी दैट, कि किसी ने मुझे बताया। तो क्या इसे एविडेंस माना जा सकता है? नहीं, ये एविडेंस का टाइप माना जा सकता है थ्योरेटिकल पार्ट में, पर इस एविडेंस को एडमिट एडमिट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप पुलिस ऑफिस में गए तो आप बोलोगे, वो आपसे बोलेगा कि बताइए सर क्या प्रॉब्लम है आपकी, तो आप बोलोगे कि सर मेरे को किसी ने बताया उसके घर में कलेश हो रहा है, उसके घर में मर्डर हो गया। तो क्या पुलिस आपसे क्या बोलेगी, एफआईआर लिखवाने के लिए बोलेगी या आपके साथ चलेगी? वो सिंपल ही बोलेगी भैया जी हमें कोई एविडेंस दिखाओ तब हम आपका बिलीव करेंगे, ठीक है ना। या फिर कोई एम्बुलेंस आपने बुलाई है, पर्सन बेटा पर्सन को कुछ हुआ नहीं है, आपने कहा कि उस सामने वाले घर में मुझे ऐसा लग रहा है सर कि बंदा डेड होने वाला है, तो ऐसा करिए आप वो एम्बुलेंस को जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। अब मान लो एम्बुलेंस आ भी गई और कोई बंदा मरा भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये क्या है, एक तरह से सुनी सुनाई बात है, इस एविडेंस को एडमिट नहीं किया जाता है। यहां तक क्लियर है, आगे चलूं मैं?
चल, बोलो बेटा। ये आगे सब चलिए चलिए। प्लीज, प्लीज सर प्रोसीड। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद देखो कोलोबरेटिव एविडेंस। कोलोबरेटिव एविडेंस क्या होता है? एक तरह से कोलोबरेशन यानी कि कोलोबरेटिव कहने का मतलब है कोलोबरेटिव कहने का मतलब है कि एक तरह से आपके हाँ और ना पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। हाँ और ना पे कैसे डिपेंड करेगा? जैसे आपने किसी का मर्डर होते हुए देखा, ठीक है ना, थैंक यू मैम, ठीक है ना, मर्डर होते हुए देखा, होते हुए देखते समय आपसे अगर पुलिस ऑफिसर पूछता है कि ये क्या सच बात है, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ जी सच बात है। अगर आपने हाँ कर दिया तो इसे क्या बोला जाएगा? कोलोबरेटिव। कोलोबरेटिव कहने का मतलब है when a witness whom it is intended to collaborate gives evidence, he may question as to any other circumstances which he observed, place at which such relevant fact occurred, ठीक है ना। If proved, then the collaborative testimony of witness has to which we testifies। अब देखो इसमें क्या बोलते हैं, कोलोबरेटिव एविडेंस कहने का मतलब है जैसे कि आपके हाँ या ना पे डिपेंड करता है। अगर हम हाँ कर देंगे, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, जैसे अगर मेरे घर के सामने मर्डर हुआ, ठीक है, अब जिस फैमिली का मर्डर हुआ वो फैमिली कहती है सर आप ऐसा करिए, गली वालों से पूछ लीजिए। और पुलिस ऑफिसर मेरे घर आया, मैं क्या हूं? मर्डर जिस फैमिली का हुआ, गली में जिसका मर्डर हुआ, तो मेरे हाथ से क्या हुआ? एक एविडेंस क्रिएट हो गया। तो मेरे हाथ से जो एविडेंस क्रिएट हुआ है उस एविडेंस को क्या बोला जाएगा? कोलोबरेटिव एविडेंस। यहां तक क्लियर है बेटा? इसके दो सर एग्जांपल है, इसको देखो आप। फिर से बोलिए सर, आपकी आवाज चली गई थी। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं देवेंद्र। देखो बेटा, जैसे कोलोबरेटिव एविडेंस कहने का मतलब है कि मेरे गली में किसी का मर्डर हुआ, ठीक है ना। अब पुलिस पूछताछ करने के मेरे पास आई और मैंने मर्डर को देखा था, हाँ जी मर्डर हुआ था। और मेरे हाँ पे ये क्या बन जाएगा? कोलोबरेटिव एविडेंस बन जाएगा, ठीक है ना। तो किसी के क्वेश्चन करने पे अगर आंसर यस आता है तो उस यस आंसर को किसके ऊपर बेस किया जाता है? कोलोबरेटिव एविडेंस के ऊपर बेस किया जाता है। इसके दो एग्जांपल है देवेंद्र, ध्यान से समझेंगे हम, ठीक है ना। अब देखो आप, ए ने क्या करा, ए ने देखा कि बी ने कार से हिट करा और भाग गया। अब कार रुकी नहीं, तो ए ने उसके नंबर को नोट कर लिया। मैंने क्या बताया कि हमारे देखे हुए या मेरे मेरे हाँ करने पे कोई एविडेंस क्रिएट हो जाए, ठीक है ना, उसको कोरोबरेटिव एविडेंस कहा जाता है। तो मेरे देखने पे जो कार है वो रुकी नहीं और ए ने नोट कर लिया नंबर, तो उसने क्या करा? कंप्लेन लॉन्च करती है पुलिस में। अब पुलिस क्या करती है? ड्राइवर को अरेस्ट कर लेती है और उसको ट्रायल के लिए रश एंड नेगलेक्ट ड्राइविंग के लिए अरेस्ट कर लेती है। तो इसमें क्या हुआ? ए ने जो प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल विटनेस था, उसने ओरल एविडेंस दिया आखिरी में जाके। अब कंप्लेन जो हुई उसके बाद उसने उस पर हाँ कर दिया, तो इसको क्या बोला जाएगा? कोलोबरेटिव एविडेंस। आया समझ में? मतलब ओरल एविडेंस, यानी कि ओरल एविडेंस के साथ मैंने अपनी हाँ कर दी, ठीक है ना। मेरे सामने कुछ हुआ, उस चीज को देखते हुए मैंने पुलिस ऑफिसर को जाके बोल दिया कि सर इस ऐसे का एक्सीडेंट हुआ है, और मैंने नंबर नोट कर लिया था, नंबर लिखवा दिया जाके पुलिस को। तो पुलिस क्या मानेगी कि ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, ये जो नंबर दे रहा है किसी फैक्ट पे दे रहा है। कोई एजम्पशन से तो नंबर देगा नहीं, कोई इतना पागल तो है नहीं बेटा पुलिस का टाइम वेस्ट करेगा। सिंपल सी बात है। तो जो नंबर दिया बाद में पकड़ा गया है, जो ड्राइवर था वो पकड़ा गया। फिर उस ड्राइवर को पकड़ने के बाद एक तरह से ये माना गया जो पर्सन था उसने अपनी हाँ के हिसाब से नंबर दिया है, किसको? पुलिस ऑफिसर को। यहां तक क्लियर है? तो जो कोरोबरेटिव एविडेंस है उसको एक तरह से हाँ माना जाता है, ठीक है ना। मतलब कोई पर्सन अपना एविडेंस दे रहा है
और किसी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट के साथ, ट्रू स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट के साथ। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं? किसी को डाउट है कोरोबरेटिव एविडेंस में? बताओ बेटा, सीमा देवेंद्र, डाउट है किसी को? सर बेसिकली नहीं सुनी सर, हुई ठीक चीज है। जो भी एविडेंस प्रेजेंट किया गया है उसको मानना पड़ेगा बेसिकली। हाँ, मतलब कॉरबोरेटिव का मीनिंग जैसे होता है कंफर्म करना, तो वो कंफर्म कर लेते हाँ, होंगे कि ये। कंफर्म है कि हाँ हुआ जी, है कि नहीं हुआ। जैसे हाँ हाँ जी, नहीं करते हम कंफर्मेशन, ठीक है? अब जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं सीमा, तो आपसे बोला जाता है कि आर यू कंफर्मिंग दिस स्टेटमेंट और नॉट। अगर हम कंफर्म हाँ कर देते तो सबमिट हो जाता है, नहीं करते तो नहीं होता। या फिर सेव एंड हाँ एग्जिस्ट का जी, ऑप्शन नहीं आता, सेव एंड एग्जिस्ट जैसे दबाएंगे तो आप एग्जिस्ट हो जाएंगे वहां से, आपका हाँ सारा जी। डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। अब इसके बाद देखो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने आपको समझाया था बेटा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेसिकली क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? सीमा, आप बताओगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? जो किसी डॉक्यूमेंट में होता होगा सर, रिटर्न फॉर्म में। जैसे एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई डेट ऑफ बर्थ ही कंफर्म करना है, तो वो जो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा उसमें डेट ऑफ बर्थ, जैसे 10th हम्म। का कोई सर्टिफिकेट है या कुछ है। जैसे कि मैं आपसे इसके कहता अलावा हूं, सर जैसे मर्डर इसके अलावा सर मर्डर केस में जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गया, हाँ, फोरेंसिक वेरी रिपोर्ट हो गुड, गया, वो वेरी भी गुड, डॉक्यूमेंट। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड आंसर। देवेंद्र जी इज एक्सपीरियंस्ड वन। ठीक है ना? नहीं तो मैडम, अच्छा, ऐसी बात नहीं है। मैंने अच्छा जवाब दिया देवेंद्र ने। नहीं यार, जैसे अच्छा एग्जाम्पल दिया। वेरी गुड, अच्छा है, इसका एग्जांपल एकदम एक्यूरेट फिट हो रहा है। जैसे कि किसी का मर्डर होता है, ठीक है ना, या कोई डेड बॉडी होती है, तो उसका पोस्टमार्टम बताता है कि उसकी डेड कब हुई, कितने बजे हुई डेड, ठीक है ना? तो ये सारी क्या होती है, पोस्टमार्टम में बता दी जाती है। इसको क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है ना? तो ऑल द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट टू रिले यानी कि टू स्टेट या टू प्रोवाइड द ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट। दिस इन्वॉल्व्स द डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन ऑफ थ्री क्वेश्चन। क्या ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, क्या इसका कंटेंट है, और ये क्या डॉक्यूमेंट ट्रू है कि नहीं। बेसिकली डॉक्यूमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट होता है पब्लिक एंड सेकंड वन इज प्राइवेट। तो इसको पढ़ लो बेटा। पब्लिक क्या होता है? डॉक्यूमेंट एक्ट और रिकॉर्ड्स ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी, ऑफिशियल बॉडीज, पब्लिक बॉडीज, ठीक है ना? जैसे कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपके सॉवरेन अथॉरिटी के होते हैं, ऑफिशियल बॉडी और पब्लिक बॉडीज के। और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल विल और सेल डीड। अब आप अपने घर की रजिस्ट्री क्या किसी और को दिखाओगे क्या, नेबर को? जब आपसे कोई मांगेगा घर बेचोगे तभी तो आप अपने घर की रजिस्ट्री दिखाओगे, या फिर आप अपने घर को जब बेचोगे तभी तो सेल डीड बनवाओगे, ठीक है ना? या फिर आपका बच्चा जब पैदा हुआ तभी उसकी विल बनाई जाती है या विल रखा जाता है मर्जी के हिसाब से। ऐसे विल, टेस्टामेंट्री विल हम करते ही हैं, ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है बेटा? किसी को डाउट है? आगे चलें सीमा देवेंद्र हम। हाँ सर, चलिए। अब इसके बाद देखो आप, सेक्शन 75 कहता है ऑल डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट। अब इसके बाद देखो, एक मिनट, हाँ, ये और एक लास्ट टॉपिक रह गया है, इसको बस ऊपर से गो थ्रू कर लेते हैं, एक मिनट का ये, कि सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डिपोजिट, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या कहता है? कि हर पब्लिक ऑफिसर के पास एक कस्टडी है। किसकी कस्टडी है? पब्लिक डॉक्यूमेंट की, ठीक है ना? जिसका एक राइट है इंस्पेक्ट करने का, पर्सन को एक कॉपी प्रोवाइड करने का, ठीक है ना? इसके बाद देखो, एक ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट और पार्ट देयर ऑफ। अब ये जो केस होता है, ये सच सच सर्टिफिकेट को क्या बोला जाता है? डेटेड और सब्सक्राइब्ड बाय सच ऑफिसर विद हिज नेम, ऑफिशियल डीड must be sealed whenever such officer authorized by law to make use of such seal and such copies so satisfied shall call be the certified copy। जैसे कि एग्जांपल हम समझेंगे, जैसे कि आपका ये सेल डीड हो गया, ठीक है ना बेटा, पावर ऑफ अटॉर्नी, रजिस्ट्री। तो क्या होता है, एक तरह से पब्लिक डॉक्यूमेंट
एक पब्लिक डॉक्यूमेंट का परफेक्ट एग्जांपल क्या होगा बेटा, देवेंद्र बताना एक बार आप। सर जो आप बता रहे हैं वो नहीं है सर। सर्टिफाइड हाँ। कॉपी का मतलब सर, सर जैसे सपोज जैसे पोस्टमार्टम ही हुआ या फोरेंसिक रिपोर्ट हुआ, तो हम्म। ओरिजिनल तो रिकॉर्ड में लगा है, पर अगर और जगह भी जाना है उसको, तो उसको जो जो इशूइंग अथॉरिटी है या जिसके हम्म। पास ओरिजिनल है, और वो अगर गजटेड रैंक का ऑफिसर है, तो ही इज हम्म। एम्पावर्ड टू सर्टिफाई उसी के जैसा सेम कॉपी फोटो स्टेट करके, और उसको सीटीसी करता है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी उसको बोलते हैं, और अपना सील मोहर हम्म। लगा के दे देता है। तो वो पेपर जो है ना ओरिजिनल जैसा डील होता है। अगर किसी को डाउट होता है तो उसको सर्टि बोलता है कि भाई ओरिजिनल दिखाइए। अदरवाइज देखिए, अब हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में सर्टिफाइड लगाते हैं। नरेंद्र मोदी ने हालांकि रूल को चेंज किया है कि आप सीटीसी खुद कर सकते हैं। आप खुद गजेटेड अफसर के पास या किसी ऐसे सांसद के पास या जाके पहले उसको सर्टिफाइड कराते थे। तो कोई एविडेंस में लगने वाले जो पेपर हैं, वो हर हम्म। टाइम पे ओरिजिनल नहीं आपको दिखा सकते हैं, तो उसका ओरिजिनल का सर्टिफाइड करा के वो दिखाते हैं। तो उसी के विषय में मेरे ख्याल से बोल रहा है सर ये। क्लियर है बेटा यहाँ तक। इसके बाद देखो, कोई ऑफिसर है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है, वो डिलीवर कर सकता है इस कॉपीज को। इसको क्या बोला जाएगा? कस्टडी ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। इसके बाद देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था आपके लिए। इसके बाद आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं पहले, इसके लॉ के बारे में, फिर सेक्शन। बेसिकली कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस बोला जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखो सेकेंडरी क्या बोला जाता है। सेकेंडरी जो, जैसे कि जैसे मैं आपसे बोलता जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है ना, प्राइमरी एविडेंस हो गया। अब उसी पोस्टमार्टम के एविडेंस को बार बार कॉपी कर करके, कॉपी यानी कि फोटो स्टेट कर करके सेकंड थर्ड फोर्थ पर्सन को प्रोवाइड किया गया। तो जो सेकंड थर्ड फोर्थ पर्सन को प्रोवाइड किया गया, वो क्या हो गए? सेकेंडरी एविडेंस हो गए। ठीक है ना। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ टेकन और मैन्युस्क्रिप्ट मेड हो रहा है फोटोग्राफ से, उसको कंपेयर किया जा रहा है ओरिजिनल और फोटोग्राफ से। तो इससे ओरिजिनल को क्या बोला जाता है? प्राइमरी एविडेंस। और वहीं फोटोग्राफ और कॉपी को क्या बोला जाता है? फोटो ले ली हमने किसी डॉक्यूमेंट की या फिर कॉपी करा दिया, तो उसको क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी एविडेंस। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? इसमें देखो आप क्या बोल रखा है सेक्शन 65 में, कि जो सेकेंडरी एविडेंस अगर रिसीव हो गया, कहने का मतलब है, अगर जैसे आपका प्राइमरी है, मैंने आपको बताया बेटा, जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो ओरिजिनल थी, हमने फोटो कॉपी करा के सेकेंड थर्ड फोर्थ पर्सन को दे दी। अब जो ओरिजिनल वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, वो लॉस हो गई, यानी कि गुम हो गई। तो इसके बाद जो सेकेंडरी एविडेंस है, अब सेकेंडरी एविडेंस क्या बचा? सेकंड थर्ड पर्सन के पास जो फोटो कॉपी है पोस्टमार्टम की, उसको क्या एडमिसेबल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? बताओ बेटा, एडमिसेबल होगा कि नहीं होगा? अगर वो सीटीसी किया हुआ है, अगर किसी के द्वारा सर्टिफाइड किया हुआ है, हाँ तो हाँ। ये मान लिया जाएगा कि वो ओरिजिनल की जैसा ही है। और अगर सिंपली फोटो स्टेट है, तो हम्म। उसके फिर एविडेंसेस को खंगाला जाएगा। फिर कहीं से ये प्रूव हो जाए कि नहीं ये वाकई में ओरिजिनल का ही फोटो स्टेट है, तब उसको एक्सेप्ट किया जाता है। करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? सेल्फ सेल्फ अटेस्टेड को नहीं किया जा सकता है। नहीं, कोर्ट के मामले में सेल्फ अटेस्टेड नहीं माना जाता है, क्योंकि आप जनरली छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके रिटेनर भी आप ही हैं, है ना। तो आप अपना देख के खुद कर सकते हैं। पर अगर किसी से कराना है, कोई थर्ड पार्टी से आपको कोई पेपर मिल रहा है, तो और वो थर्ड पेपर से वो गुम हो गया, तो सर्टिफाइड कॉपी ही आपको लेने से वो ओरिजिनल जैसा माने रखता है। ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद देवेंद्र जी। किसी को डाउट है बेटा? आगे चले हम। प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस आ गया समझ में। प्राइमरी को एक तरह से ओरिजिनल एविडेंस बोला जाता है, और उसी की फोटो कॉपी या फोटोग्राफ, फोटो यानी कि फोटो खींच लेने को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी एविडेंस बोला जाता है। इसके बाद हमने समझा, अगर मान लो आपका जो प्राइमरी एविडेंस है वो गुम हो जाए, तो जो सेकेंडरी एविडेंस है उसको एडमिसेबल किया जा सकता है। ठीक है ना। इसके बाद देखो, आपका टाइप्स ऑफ एविडेंस में क्या आता है। अब एक मिनट, हाँ डायरेक्ट एविडेंस का लेते हैं, फिर देखो एडमिसेबल।
अब देखो एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है जो कि पेपर स्टोर रिकॉर्डेड या कॉपीड है, उसको क्या किया जा सकता है, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ऐड किया जा सकता है, ठीक है ना। प्रोवाइडेड एट द कंप्यूटर आउटपुट प्रोड्यूस बाय द, मतलब जो रेगुलर पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किया जा रहा है। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एडमिसेबल किया जाता है एविडेंस में? हाँ जी, किया जाता है। जो प्रिंटेड ऑन पेपर है, स्टोर है, रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद देखो हमने टाइप्स ऑफ एविडेंस में अभी बेसिकली कितने कितने कर दिए, देखो मैं बता देता हूँ एक मिनट। हमारा बेस्ट एंड ओरल एविडेंस हो गया, बेस्ट एंड ओरल एविडेंस देखा या फिर हियर। सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी कि आपका प्रिजम्पशन पे बेस्ड। अभी डायरेक्ट एविडेंस करना है, हेड से एविडेंस हमने कर लिया, किसी से सुना हुआ। कोरोबरेटिव एविडेंस कंफर्म करना कि सही है कि गलत है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि एक तरह से डॉक्यूमेंट में दे रखा है आपको, ठीक है ना। प्राइमरी यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और सेकेंडरी यानी कि उसकी फोटोकॉपी या फिर फोटोकॉपी, ठीक है ना। फोटोकॉपी या फिर फोटो खींच लेना, उसको सेकेंडरी बोला जाता है। रियल एविडेंस यानी कि आपके सामने हो रखा है। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया आपका टाइप्स ऑफ एविडेंस में, डायरेक्ट एविडेंस। यहां तक क्लियर है? देखो डायरेक्ट एविडेंस बेसिकली आपका क्या होता है, ये रहा। डायरेक्ट एविडेंस आपका एक तरह से ओरिजिनल होता है, ठीक है ना। के को चार्ज, इसमें एक एग्जांपल बोला गया है, सेम वही एग्जांपल है बेटा। डायरेक्ट एग्जांपल में बेटा इसमें बता रखा है कि ये कितने पर्सन है, 3 3 6। इसको एक बार खुद से भी रीड कर लो आप। कि ये जो 6 पर्सन, इन 6 पर्सन ने विटनेस किया। किसका? ए ने चार्ज किया, ए बोल रहा है बी का मर्डर होते हुए। तो सबसे पहले देखो जो तीसरा पर्सन था सी, उसने देखा कि ए ने बी का मर्डर किया। इसके बाद डी क्या बोल रहा है कि उसने उसकी रोते हुए आवाज सुनी थी ए को मरते हुए। फिर ई क्या बोलता है कि ई ने देखा वाइफ को लेके भागते हुए। फिर एफ क्या बोल रहा है, एफ ने देखा वाइफ वो कपड़ों को धो रहा है जिसमें ब्लड लगा हुआ था। जी कौन है? जी एक डॉक्टर है, वो क्या बोलता है, उसने चाकू को पाया, जो घाव थे, जब वो घावों को देख रहा था तो उसमें उसने क्या नोटिस किया, जो घाव है वाउंड है, किसकी वजह से हो, वाउंड आकर किसकी वजह से है, नाइफ की वजह से हो। इसके बाद लास्ट पर्सन है ही, क्या एच क्या बोलता है सी के एविडेंस को कि एक तरह का डायरेक्ट एविडेंस है। एच सेज ही हियर्ड फ्रॉम सीज एविडेंस। अब देखो एच क्या बोल रहा है, उसने सी से सुना, इसको क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एविडेंस कहने का मतलब है वेदर इट इज इन ओरल फॉर्म, रिटर्न फॉर्म, रियल फॉर्म, ठीक है ना, रियली हो रखा है आपके पास, प्राइमरी फॉर्म और सेकेंडरी फॉर्म। यहां तक क्लियर है डायरेक्ट एविडेंस? किसी को डाउट है बेटा? डायरेक्ट एविडेंस में एक एग्जांपल से समझा रखा है कि कितने लोगों ने देखा एक ये जो ए पर्सन इसका मर्डर हो रहा है। पहले सी ने देखा विटनेस के तौर पे, फिर डी ने देखा उसकी आवाज रोते हुए सुनी, फिर ए ने देखा कि वो कपड़ों उसके हाथ में एक चाकू था जिसमें खून लगा हुआ था। एफ ने देखा कि कपड़े धो रहे हैं, जी एक डॉक्टर उसने बताया। तो इतने सारे जो लोग बता रहे हैं सारे क्या हो गए? डायरेक्ट एविडेंस है। यानी कि कोई अब इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि हुआ है कि मर्डर नहीं हुआ, इसमें कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता। इसमें सिंपली क्या माना जाएगा? बी ए इज अ गलती, या ए इज अ गलत, मतलब ए को क्या माना जाएगा? गुनहगार माना जाएगा, डिफेंडेंट माना जाएगा। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? आगे चले हम। सर मुझे थोड़ा सा इसमें कुछ क्लियर करना था। क्या बेटा? एच का पॉइंट? हाँ, एज का पॉइंट सर। हाँ एज वेरी तो गुड। सी से ये सारी घटनाओं को सुन रहा है ना सर। हाँ हाँ वेरी गुड, एच अच्छा तो क्वेश्चन। डायरेक्ट एच तो डायरेक्ट कुछ देखता नहीं है। वो तो सी हम्म से सुनता है सारी घटनाओं को कि इन लोगों ने ऐसे ऐसे देखा, इन लोगों ने ऐसे ऐसे इस घटना में देखा। हम्म तो इसका मतलब एच को जो जो इनडायरेक्ट रूप से सबकी कहानियों को सुन रहा है, सबकी कहानियों को सी बता रहा है। तो हम्म उस कंडीशन में एच जो है एक डायरेक्ट एविडेंस बनता है।
तो जिसका कोई हम्म तथ्य नहीं होता है, जहां तक मुझे समझ में आता है, जिसका कोई बहुत ज्यादा वैलिडिटी नहीं होती, वो तो हम्म कहानी जैसा बताएगा कि सी हमें बता रहा था कि ए बी सी ऐसे ऐसे लोगों को ये करते हुए देखा। ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसे पढ़ने से ऐसे आ रहा है। हम्म करेक्ट है, क्लास में अच्छे से ही, ध्यान देता हूँ। हियर वाला हो गया कॉन्सेप्ट सर इसमें। हम्म नहीं, एच एच वो कहने सुन का रहा है, पूरी मतलब है घटनाओं को सी जैसे ने कि बताया है ना। सी ने पूरी जो घटनाओं को। डायरेक्ट एविडेंस हाँ, कहने बताइए। का मतलब है बेटा, जैसे रियल एविडेंस होता है, जैसे रियल हमने सामने से देखा, तो एच एविडेंस क्या है? देखो, डायरेक्ट एविडेंस कहने का मतलब है जो एक पर्सन आया, उसने बताया, कितने सारे पर्सनों ने उसको ये बात बताई। जो एच है वो बता रहा है कि सी ने देखा, डी ने वाइफ को उसके हाथ में देखा, नाइफ को उसके हाथ में देखा, ई ने कपड़े धोते हुए देखा, जी ने एक डॉक्टर है तो उसने वाउंड को देखा। तो ये जो सी सारे के सारे एविडेंस किसको बता रहा है? एच को। तो एच अगर ये एविडेंस किसको प्रोवाइड करेगा? पुलिस ऑफिसर्स को प्रोवाइड करेगा, तो इसे क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट एविडेंस। यानी कि वो अपने मन से तो बोल नहीं रहा, इतने सारे पर्सनों ने देखा, देखने के बाद कोई पर्सन डिक्लेयर करता है तो उसको क्या माना जाता है? डायरेक्ट एविडेंस माना जाता है। यहां तक क्लियर है? आप इसको बेटा चाहे और वैसे कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ले लो देवेंद्र, वो भी सेम है। या फिर कोई पर्सन बता रहा है कितने सारे पर्सनों ने देखा, तो वो भी आपका डायरेक्ट एविडेंस में ही आएगा। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है बेटा डायरेक्ट एविडेंस में? सीमा डाउट है आपको? मनीष? नहीं सर, ठीक है। डायरेक्ट तो यही डन हुआ सर ना ठीक सर है। कि बताओ। एक मैंने अपने नेबरहुड में आवाज सुनी हाँ, और वेरी गुड। मैंने देखा नहीं, और जिस पर्सन ने अपनी आंखों से देखा वो डायरेक्ट होगा और मेरा डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। क्योंकि मैंने तो आवाज सुनी, पता नहीं सच है झूठ है। जिस पर्सन ने अपनी आंखों से देखा तो वो वो डायरेक्ट हो बता रहा है जाएगा। उसको। हाँ ठीक जी। है ना? आप देखो, इसके बाद मेरे को एक एक करके बताते रहो बेटा, मैं सबसे पूछता हूँ, ठीक है ना? 5 मिनट का है। इसमें पहले बताओ मनीष, बेस्ट एंड ओरल एविडेंस क्या होता था? सर जो सुना है हमने बेस्ट ओरल वो है। सुना एंड देखा है, उसका देखा है बेस्ट दोनों, फॉर्म दे रहे हैं। उसका बेस्ट फॉर्म दे रहे ठीक हैं। है ना? देविंदर, सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होता था बेटा? सर ये प्रिजम्पशन पे डिपेंड करता है सर। एक प्रिजम्पशन निकालते हैं कि वो उसके चाकू से खून गिर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसी चाकू से मर्डर हुआ होगा। ये एक करेक्ट प्रिजम्पशन है, है सर वो। yes, sir। करेक्ट है। ये मिकी हो क्लास में आप? जी। हेड से एविडेंस क्या होता है बेटा? आपने तो, आप लेट ज्वाइन हुआ, आपने तो सुना नहीं होगा, हेयर अभी से कुछ तो आइडिया? सर किसी से सुना है वह शायद। हाँ, वेरी गुड। अब इसके बाद कौन रह गया? भगवती वॉइस आ रहा है आपको? शशांक भी है सर। हाँ, मैं उससे पूछूंगा आखिरी, उससे शशांक से तो सबसे हार्ड पूछूंगा मैं। बताओ बेटा, भगवती वॉइस आ रहा है? शशांक आप बताओ, कोलोबरेटिव एविडेंस क्या होता था बेटा? वॉइस आ रहा है शशांक आपको? बताओ देवेंद्र, आप ही बताओ, कोलोबरेटिव एविडेंस क्या होता है? सर इसमें कंफर्म करते हैं ना, जैसे सही गलत है कि नहीं, उसका एक कंफर्मेशन लेते हैं। हम्म सेक्शन 156 157 आपने बताया कि अगर हम्म यस में अगर किसी क्वेश्चन का जवाब है हाँ हमने देखा है, वो कार हाँ से वैसे धक्का मार के भागते हुए नंबर से ये कर लिया और बताया हाँ यही नंबर था जिसने वो उसको टक्कर मार के भागा है, तो वो कंफर्मेशन यस वाला जो होता है वो कोलैबोरेटिव हम्म। एविडेंस के रूप में हो जाता है। मनीष, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? सर कोई प्रूफ, कोई ऑब्वियसली एग्जाम्पल? एग्जाम्पल के लिए। जैसे देवेंद्र ने हमें बताया था एग्जाम्पल एक बड़ा अच्छा सा। बताओ बेटा, डॉक्यूमेंट्री सर एविडेंस का ये एग्जाम्पल। जो अभी देवेंद्र जी ने तो एग्जांपल बताया था कि वो किसी ने उसको एक्नॉलेज, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने इसको एक्नॉलेज किया हो। नहीं 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 नहीं, वो जैसे आपका जैसे सर पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वाला। हाँ, वेरी गुड। और रिंकू रिंकू ने है अच्छा ना, जवाब दिया। रिंकू को याद है सर, रिंकू बताओ हमेशा टाइट रहता है सर। हम्म,
और रिंकू अच्छा फोरेंसिक टेस्ट लगता है, है। रिंकू डेली क्लास हाँ लेता सर, है। और जो जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है पूरे कई विटनेसेस को लेके, वो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में काउंट हो जाते हैं। अच्छा रिंकू बेटा, पोस्टमार्टम के प्राइमरी, अकॉर्डिंग है सर। हाँ पोस्टमार्टम। इसके बाद रिंकू वॉइस आ रहा है आपको? हाँ हेलो जी सर, कुछ पूछ रहे थे क्या सर? मैं थोड़ा वो हो गया था, न, मोबाइल रख के थोड़ा वॉशरूम चला गया था। ठीक ठीक है, समझ गया बेटा। तो एक मिनट मैं रिंकू से पूछ लूं, फिर आपसे पूछता हूँ, ठीक है शशांक? रिंकू बताओ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है बेटा? सर, प्राइमरी ओरिजिनल कॉपी और सेकेंडरी उसकी हाँ, मतलब फोटो स्टेट वाला जो कहता है। वेरी गुड। और रियल एविडेंस क्या होता है शशांक, आप बताएंगे रियल एविडेंस? जो सच में होता है सर, मतलब डायरेक्ट। रियल एविडेंस क्या हो सकता है, एक एग्जांपल देना चाहेंगे आप हमें? बताओ बेटा। सर आंखों देखा रियल हो सकता है, और व्हाट? परफेक्ट एग्जांपल चाहिए मुझे। मिकी, आप बता पाओगे बेटा रियल एविडेंस का परफेक्ट एग्जांपल? तो रियल एविडेंस तो प्रूव फिजिकल कर देता एविडेंस सर होता है मेरे। ना, जैसे वेपन हाँ, अगर कोई प्रूफ, यूज किया डायरेक्ट गया है प्रूफ कर देता। तो हाँ, वेरी हाँ, गुड। उसका कैलिबर देखा गया और उसके घर में वही वाला हथियार पाया गया है, तो वो रियल हम्म एविडेंस हो गया जो कैलिबर मैच कर डायरेक्ट रहा है। प्रूफ रियल कर देता हूँ एविडेंस सर। को बोलते हैं, जैसे मैंने अभी पढ़ाया था, वेपन, स्कार ऑफ एनी बाउंड, लॉस ऑफ हाँ, एनी लेग, ओके हैंड, ठीक है ना, ये एग्जांपल है। अब इसके ओके। बाद डायरेक्टली प्रूफ लास्ट, कर देता हूँ। हाँ करेक्ट है बेटा। अब लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं किससे पूछूंगा? शशांक से। व्हाट इज द डायरेक्ट एविडेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एविडेंस? जो आपने अभी सर ऑप्शन दिया था ए बी सी वाला, जिसमें ए मतलब कैसे ए एक्सप्लेन करोगे? जैसे सीमा ने जैसे बड़ा ए, अच्छा ए एग्जांपल दिया। जैसे सी ने किसी को मतलब ये देखा डायरेक्ट मर्डर होते हुए, ठीक है, उसके थ्रू एच ने सबके थ्रू सुना, तो जो सी हम्म, होगा वो डायरेक्ट एविडेंस में आएगा। सही है देवेंद्र की गलत है आप आंसर? यार गलत है, शशांक बताओ। उस समय था ही नहीं। नहीं, मुझे ही पता है, शशांक कहीं मुझे ही इधर उधर पता है। टहल रहा है। शशांक जी क्या कर रहे हो? अरे सर, बताओ थोड़ा बेटा वो आप। खाना कोई बनाने नहीं, में लगा कोई हुआ नहीं, था। कोई नहीं, कोई अच्छा। नहीं। एक मिनट बेटा, क्या नाम है? रिंकू आप सर बताओ डायरेक्ट एविडेंस। रिंकू वॉइस आ रहा है? सर हाँ सर। बताओ रिंकू, डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, मैं भूल गया। सर डायरेक्ट वाला तो मैं भी भूल गया। देखो मैं तभी कहता हूँ डेली क्लास लो, याद रहेंगे यार चीजें जो पढ़ा है। अभी क्या लास्ट में पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा यार, सर कि ये आई बहुत कठिन विटनेस होती आएगा है। सर, इसमें आई विटनेस आएगा। आई विटनेस बताओ सीमा, आप ही बताओ। फिजिकल एविडेंस। सर मैंने देवेंद्र जी, तो मैंने बस कहाँ थोड़ा गलत किया, अंदाजे थोड़ा से एक्सप्लेन बताया कर था दो। कि क्या? डायरेक्ट देवेंद्र जी, एविडेंस एक मिनट से शांत सुनने दो बेटा आप। डायरेक्टली डायरेक्टली जो कनेक्ट होता है ना, जैसे जिसने अपनी आंखों से देखा है, परसीव किया है। जैसे आपने हमें एग्जांपल दिया था कि जैसे मैंने किसी के घर से एग्जाम्पल, सुना, हाँ, हाँ जी, मैं यहाँ सुना बैठी हूँ, उसने, मुझे, हाँ, हाँ जी, वो नेबरहुड इतनी से तेज कोई चिल्लाया या लड़ने की फिर उससे, आवाज आई, हाँ हाँ, जी, लड़ने की आवाज आई और उस बंदे ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, तो उसको हाँ जी, क्या और बोलेंगे? एक मेरे तरह को, से मुझे डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर ठीक यही है तो ना? मैंने वो बोला था जिसने सर। देखा है, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा गलत है यार सर आपका चेसा, थोड़ा नहीं सा सर, सर गलत। मैंने तो इसका यही बोला ना कि मैंने यही सर ना ये बोला कि ऐसे सी। कहाँ आपने बताया सर? उसमें सर सर मैंने, किसी 5 आदमी वेरियस घटनाओं को विटनेस हाँ, किया है, और तो उसको जरूरी नहीं है छठा ना कि आदमी पांच, 7वें आदमी जरूरी को नहीं बता रहा देवेंद्र, है। जरूरी नहीं नहीं है ना सर, हम बेटा दो कि ही आदमी नहीं, पांचों। को मैं बोल रहे हैं मैं ना कह सर। रहा हूँ, हम्म मैं एक और बता रहा हूँ, जैसे सीमा जी ने बताया, मैडम ने, तो मैं उसी को आगे ऐड ऑन कर रहा हूँ। सर मेरे हाँ पड़ोस जी, हाँ में जी। हल्ला गुल्ला बहुत तेज हुआ, मार पिटाई रात को हुआ। मुझसे हम्म पुलिस कल सवेरे आके पूछ रही, तो मैं बोला हाँ, उस घर में मुझे हल्ला गुल्ला की आवाज आई है, लेकिन कौन क्या किया ये मुझे थोड़ी पता है, मैंने डायरेक्ट नहीं देखा। तो उस कंडीशन में मैं डायरेक्ट एविडेंस हो जाऊंगा कि हाँ, शोर शराबा हुआ, काओस हुआ उधर। बेशक वो कन्वर्ट हो गया होगा मर्डर में या अल्टरकेशन में। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट, देवेंद्र जी सही बोल रहे हैं। उस कंडीशन में मैं डायरेक्ट एविडेंसेस कहलाऊंगा, चाहे मैं कहीं से सुना क्योंकि ना सर, मुझे 10 आदमी ने बताया या मैंने खुद ही से सुना शोर शराबे को। तो इस कंडीशन में मैं सीमा जी को ऐड ऑन करके अपना बात बोला हूँ सर। सर सर यूजुअली देवेंद्र जी, हमने डायरेक्ट तो यही बोला एविडेंस था ना में सर।
करेक्ट करेक्ट, ऐसे सांग सही बताया था आपने। मिकी आप बताओ, कुछ कहना हाँ सर, चाहते हो? यूजुअली काहे डायरेक्ट गलत कर दिए एविडेंस का यार। क्राइटेरिया होता है, इसको हम्म एस्टेब्लिश करने के लिए सपोर्टिंग फैक्ट्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर कोई क्रिमिनल कोर्ट में आके अगर खुद ही एडमिट कर लेता है ना अपने क्राइम के लिए, तो वो भी हम्म डायरेक्ट एविडेंस होता है। या आपने हम्म कहीं पे कोई आई विटनेस है, उसने उस जुर्म को होते हुए देखा अपनी आंखों से, खुद किसी हम्म के से कहा सुनी नहीं, वो भी डायरेक्ट हम्म एविडेंस है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि किसी को नैप कर रहा है, वो भी डायरेक्ट हम्म एविडेंस है। मतलब वो अपने आप में ही, उसको इतना सपोर्टिंग फैक्ट्स की जरूरत नहीं होती किसी को, मतलब किसी के क्राइम या किसी के गलत काम को एस्टेब्लिश करने के लिए कोर्ट के आगे। हम्म। मनीष ने अच्छा ओके एक वो ओके दिया है बेटा, या चैट या सेक्शन में आ गया, मनीष सेक्शन का अच्छा बताया। ठीक है ना? वो एक तरह से मनीष जो आप बता रहे हो ना बेटा, वो रियल है। मैं रीड कर लेता हूँ फिर से जो आपने बताया ना। हाँ जी सर, हाँ अब जी। जैसे मनीष का एक क्वेश्चन था, उन्होंने लिखा है कि सिक्योरिटी कैमरा वीडियो showing a robbery suspect holding up the victim, तो whether it is a real evidence or a direct evidence, बताओ बेटा। एक सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड किया, हाँ ये मुझे बताओ। सीसीटीवी रियल कैमरा एविडेंस होगा। रिकॉर्ड, बताओ मिक्की, आप बताओ। ये डायरेक्ट एविडेंस भी होगा सर, अगर ये कोई सपोर्टिंग एलिमेंट इतना चाहिए नहीं होता, क्योंकि इसका क्राइटेरिया वाइड होता है डायरेक्ट एविडेंस का काफी। आप बताओ देवेंद्र, सिक्योरिटी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, रियल है कि डायरेक्ट? रियल और डायरेक्ट में कंफ्यूजिंग बहुत हो रहा है, अभी क्लियर कर देंगे हम। बताओ बेटा, सिक्योरिटी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है किसी का मर्डर होते हुए, तो ये रियल है कि डायरेक्ट है? सर ये डायरेक्ट मतलब वो कर रहा है तो रियल ही होगा ना सर। रियल बेटा, आपकी बात मैं सही बात कह रहा हूँ, पर एक तरह से डायरेक्ट इसमें कोई एविडेंस की तो नीड हमें पड़ी। सीसीटीवी कैमरा आप क्यों लगाते हो? देखने के लिए ना सब कुछ, कि आपके सामने आपके ना मतलब ना होने पे क्या चीजें हो रही हैं। तो इससे मुझे किसी एविडेंस की जरूरत तो पड़ी नहीं, किसी की पूछताछ की जरूरत पड़ी नहीं। तो मेरे हिसाब से एक रियल एविडेंस ही है, ठीक है ना? डायरेक्ट एविडेंस में तो तो सर आप जाके पूछ रहे हो ना, जाके एक तरह से। सर रियल एविडेंस में सर कुछ हाइड नहीं होता है सर, नथिंग इज हाइड। हाँ तो सब कुछ नथिंग इज सामने हाइड है एकदम ना हमारे हाँ। सीसीटीवी कैमरा कैमरा में, में हमें कहाँ सब कुछ हाइड करेगा। दिखाई दे रहा है। सब कुछ दिखाई दे रहा है हमें, किसका मर्डर हो रहा है। ठीक है मिकी, आपने क्या बोला था इसको, डायरेक्ट की रियल एविडेंस? तब मैंने डायरेक्ट एविडेंस बोला था, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए सपोर्टिंग फैक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो अपने आप में सपोर्टिंग सफिशिएंट फैक्ट, होता है। एक तरह से सपोर्टिंग फैक्ट आपका कैमरा ही तो हो गया। मैं आपसे हाँ, क्वेश्चन लेकिन वो अराइज कर रहा हूँ। अकेला भी तो एक एविडेंस होता है ना। सीसीटीवी में कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो वो एक चोरी अकेला इज ही, अलग थिंग बेटा, मैं मर्डर की बात कर रहा हूँ। कोई भी एक्ट ऑफ क्राइम करते हुए अगर पकड़ा गया जैसे सीसीटीवी हम्म कैमरे में, तो वो उतना ही फिर उसी के आधार पे ही बंदों को सजा मिल हम्म जाती है। हम्म। इसलिए तो ये तो रियल हो गया आपका। ये डायरेक्ट भी हो गया सर। क्यों होगा डायरेक्ट में? वही मैं आपको आज थोड़ा क्वेश्चन में डाल के जाऊंगा, ठीक नहीं, है ना, क्यों मेरे का होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। डायरेक्ट एविडेंस को जो सपोर्टिंग फैक्ट्स जो होते हैं ना, उस चीज को हम्म एस्टेब्लिश करने के लिए उनकी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए सीमा, डायरेक्ट। आप बताओ बेटा कि डायरेक्ट है कि रियल है? सिक्योरिटी कैमरा देख रहा है किसी का मर्डर होते हुए, और मर्डर हो चुका है। सर ऐसे बताओ तो बेटा। ये दोनों ही बन सकते हैं, रियल भी हम्म और डायरेक्ट भी। अब पता नहीं हम्म। सर। आप बता दीजिए। बताओ देवेंद्र, आप बताओ। सर जब आपने टाइप ऑफ बताया था एविडेंस, मैं उसी वक्त मेरे दिमाग में ये क्लिक किया था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है, और अभी आप फंस गया सर। ठीक है ना, मैं कंफ्यूजिंग इसलिए सॉरी, कर रहा मैंने हूँ, देख। कंफ्यूज कर दिया, मेरे माइंड में आया तो मैंने कर कोई नहीं, दिया। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, आ सकता है आपके उसमें 1 मार्क में, 2 मार्क्स में, एमसीक्यू में। बेसिकली देखो, आपका एक होमवर्क भी है, सिक्योरिटी कैमरा वीडियो शोइंग अ रॉबरी। देखो मेरे हिसाब से, देखो आपका जो सिक्योरिटी कैमरा है उसने क्या देखा, किलिंग को होते हुए देखा है, ठीक है ना। हमें क्या है, डायरेक्ट एविडेंस में हम जाके एक तरह से किसी से पूछते हैं बात को समझना। और रियल एविडेंस में हमें किसी की पूछताछ की जरूरत नहीं है, हमें साफ साफ दिखाई देता है कि उसके वाउंड हो रखा है, स्कार हो रखा है, या फिर उसको उसका हाथ चला गया या फिर कुछ चला गया, तो हम किसी से पूछताछ नहीं करते। हम उसी बिहाफ पे उस एविडेंस को एडमिसेबल कर लेते हैं। तो देखो आप, जो सीसीटीवी कैमरा है, जैसे आपका क्या बेटा, थेफ्ट हो गया, ठीक है ना, अगर आप उस पर्सन का जो इमेज है वो एकदम स्पेसिफाई क्लियर हो रहा है, ठीक है ना, गाड़ी नंबर, उस पर्सन का इमेज,
जिसका मर्डर हुआ उसकी इमेज, जो मर्डर कर रहा है उसकी इमेज, तो ये किस में आ जाता है? रियल एविडेंस में आ जाता है। जैसे आप सबने सुना होगा, एक वीडियो वायरल हुई थी, एक लड़का था, मुस्लिम लड़का था, उसने एक हिंदू लड़की का मर्डर किया था, सारे देख रहे थे, सारे देखते हुए जा रहे थे। तो उस केस में उसको क्या मानेंगे? रियल एविडेंस मानेंगे। वो लड़की तो मर गई ना, बेशक सीसीटीवी कैमरा में आए, उसे रियल मानेंगे। बट डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है? जब आपको विजिबिलिटी नहीं होती सोर्स अच्छे से। अब जैसे लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दिया, ये कैप्चर नहीं हो रहा है, लड़के ने कोई वो लगा रखा है, क्या कहते हैं, रुमाल बांध रखा है, या लड़के ने पीछे मुंह करके कोई चोरी की, कोई थेफ्ट किया, तो उस केस में डायरेक्ट एविडेंस आएगा। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? जब आपको एकदम क्लियर शो हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रियल एविडेंस। जब आपको क्लैरिटी नहीं है, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो उससे क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट एविडेंस। या फिर हमने सीसीटीवी कैमरा को चेक नहीं किया, ठीक है ना, कोई बंदा आया और उसने बता दे कि किसका मर्डर हुआ, इसका थेफ्ट हुआ है, तो क्या माना जाएगा? उस केस में थेफ्ट माना जाएगा, डायरेक्ट एविडेंस। सॉरी, यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? रियल एविडेंस में देखो आप, रियल एविडेंस में जो अक्यूज होता है वो सामने आके बोलता है कि यस, उसके पास जाते हैं जो अक्यूज, जो जो प्लेंटिफ है, एक तरह से जो वो आपका निर्दोष है, जिसके साथ क्राइम हुआ है, उसकी टांग चले गया, हाथ चला गया, तो उसको क्या माना जाएगा? रियल एविडेंस माना जाएगा। उसमें हम किसी की हेल्प नहीं लेंगे, यस यस, उसके साथ कुछ हो रखा है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं? सर डायरेक्ट में ये कह सकते हैं कि पर्सनल नॉलेज मतलब उसकी विटनेस एज हाँ, ए विटनेस रिक्वायर्ड है, विटनेस आपको चाहिए, बट रियल में नहीं। रियल में आप साफ साफ बोलेंगे। अब आपने लिखा है मनीष के एविडेंस ऑफ फैक्ट बेस्ड ऑन विटनेस पर्सन नॉलेज, विटनेस सेंस दिस कैन बी कंसिडर। हाँ, ये सही, अच्छा बताया, ठीक है ना, करेक्ट है। मनीष कह करेक्ट रहे हैं मनीष। कि करेक्ट लिखा है मनीष ने, ठीक है ना। आगे चलो बेटा, अभी टॉपिक कहीं तक खत्म करते, इसके आगे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। टाइप ऑफ एविडेंस की नेक्स्ट क्लास में केस स्टडी, नेक्स्ट क्लास में नहीं तो आज क्लास खत्म होते ही भिजवाता हूँ, ठीक है ना, एक पीडीएफ भिजवाता हूँ जिसमें आपको सारे क्लियर करें, ठीक है ना। या फिर एक मिनट रुको, मैं एक दूसरा पीडीएफ है ना उसको खोल देता हूँ, उसमें होगा। ये बेटा इस बार का है, जो सिलेबस कह रही थी ना सीमा, कई बार क्लास में बोला सीमा ने कि जो नया सिलेबस है, उस नए सिलेबस के बेस पे था, अरे सर ठीक है ना, आना तो तो इसको मैं नया आना भिजवा है दूंगा। या जो इसको एग्जिस्टिंग है शेयर कर वही दीजिए आना सर। है। हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट शेयर कर दूंगा। सर एग्जिस्टिंग ही ठीक है, आएगा ना, न्यू तो नहीं आएगा ना कुछ नहीं अभी। नहीं, न्यू नहीं आएगा, ये सारी चीजें पढ़नी है हमें, ठीक है ना। ये चैप्टर सारे कवर करने हैं कि ओरल एविडेंस क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एविडेंस, एस्टॉपल क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कैसे जी जाती है, किसको इम्प्रॉपर एडमिशन रिजेक्शन किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे चैप्टर वो है, सेक्शन है, 164 तक आते हैं टोटल, सेक्शन 1 से। तो मैं इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूँ, ये भी क्या है, बस बेसिक का ही था, ठीक है ना। इसमें बेसिकली इलस्ट्रेशन फैक्ट का ही दे रखा है, मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। अभी देखता हूँ तब तक कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें है नहीं यार। सर 1872 वाला ही आएगा ना पेपर में? हाँ जी बेटा, वही आएगा, दोनों सेम ही होते हैं वो शशांक। नहीं मतलब वो सेक्शन अगर मैं ऑप्शन आपसे, नहीं नहीं नहीं, कोई सेक्शन अपडेट नहीं होता, मैं आपसे पूछूंगा जैसे कि आपने किसी ने बजट के बारे में सुना है? बजट क्या होता है? हाँ हाँ, बजट, फाइनेंशियल बजट डाटा। बेसिकली, हाँ, फाइनेंशियल डाटा नहीं होता बेटा। बजट गवर्नमेंट बजट जो रिलीज करती है हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए होता है। इसमें जो टैक्स का रेट होता है ना, वो बदलता रहता है। जैसे कि आपके एक बेसिक स्लैब रेट होता है कि 0 से 3 लाख नहीं कोई टैक्स चार्जेबल है, 3 से 6 लाख में 5%। तो ये जो सब कुछ चीजें बजट में आती, तो बजट में क्या होता है, पूरा बजट चेंज नहीं किया जाता, जो रूल्स एंड प्रोसीजर है वही सेम रहते, कुछ रेट्स को चेंज कर दिया जाता है। सेम आपका जो एविडेंस है, जो सीमा का क्वेश्चन था, वैसे आपका जो आएगा वो 1872 आएगा, जो 2020 है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। ये छोटा सा ही है मेरे पास, सभी इसको पूरा कर भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। ये टोटल 25, मैंने बोला ना बेटा 200 पेजेस का है, ठीक है ना। 200 हम कर नहीं पाएंगे, इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसको पढ़ लेना एक बार, पर ये आएगा नहीं पेपर में, ठीक है ना, एग्जाम में ये नहीं आएगा।
एग्जाम में आपका 1872 आएगा, और सबसे पहली बात, जिसने कंपनी एक्ट 2013 पढ़ा हो या आपका थर्ड ईयर एलएलबी में पढ़ोगे आप, ठीक है ना, मैंने अभी बोल दिया। तो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, ठीक है ना। तो 56 को हटा के 2013 कर दिया। सेम आपका लॉ ऑफ एविडेंस कब का था? 1872 का। तो आप क्या कर दिया? 2020 कर दिया। तो बेटा जो पुराना बेयर एक्ट होता है उसे चेंज नहीं किया जाता। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में प्रेमेबल पढ़ा था ना, कि एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, बट पूरा चेंज नहीं कर सकते। तो सेम आपका लॉ होता है, लॉ को कभी बदला नहीं जाता, उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते, कुछ मतलब थोड़ा बहुत, ये नहीं कि मॉडिफिकेशन पूरा हो का गया, पूरा ऐड ऑन कर दिया, सब ऐसे नहीं होता। मॉडिफिकेशंस हो सकते हाँ, हैं। मॉडिफिकेशन थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अब जैसे मैं आपसे बोलूंगा, जो पुराना लॉ ऑफ एविडेंस है उसमें एलिबी नहीं है, ठीक है ना, ये देख लो आप। इसके बाद सर जो भारतीय ये साक्ष्य अधिनियम आया सर, इसमें सेक्शन ऊपर नीचे हुए होंगे ना, जैसे आईपीसी में जो अभी आया था भारतीय सेम नागरिक सेम सुरक्षा होते हैं संहिता, बेटा, होते हैं तो लॉ में सर भी उसमें चेंजेस सेक्शन ऊपर होते हैं। नीचे हुए हैं, हाँ, सेक्शन ऊपर सेक्शन नीचे हुए हैं, जैसे उसमें ऊपर, हाँ 101 करेक्ट में कह रहा है मर्डर है, मनीष। और शशांक, एक सॉरी शशांक अच्छा बोल रहा है, बोलो बेटा। 101 में मर्डर है सर अभी, और हम्म। जैसे पहले था 302 में था सर उसका तो वही पनिशमेंट। सेम होता है, मैंने बोला ना आपको नहीं उसका कि आपका सर उसका बेयर एक्ट, इलस्ट्रेशन सेम होता है, हाँ सब कुछ सेम रहेगा, बेयर एक्ट भी सेम रहेगा, बस सेक्शन चेंज कर देंगे। वही मैं जैसे इसमें भी बोल रहा था। कंपनीज एक्ट 1956, हम बेटा कंपनी मेरे सेक्रेटरी किए हुए हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी में देखो होता है कंपनी लॉ। तो 1956 में 77 में बायबैक आता है, तो बायबैक को किस में डाल दिया कंपनीज एक्ट 2013 में? 67। जो पहले 77 सेक्शन था वो 67 में आ गया, ठीक है ना। तो सेक्शन नंबर चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज नहीं होगी, बात को समझो। जब नहीं लॉ सर को मेरा चेंज किया कंसर्न ये नहीं जाता था है ना, सर, लॉ की बुक की। हाँ फिर बोलो ये बेटा बताइए ना सीमा। सर, सेक्शंस फिर कौन से वाले करें हम? सेक्शन आपके वही एग्जाम में यही आए थे, मैं कंसर्न आपसे था। पूछूंगा। आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था, किसी भी बुक में क्या कोई सेक्शन नंबर पूछा गया था एमसीक्यू में, कि नहीं हाँ पूछा सर गया था? बहुत बहुत नहीं पूछा सर, था, वो बहुत बहुत पूछा पूछा गया गया था था। ना, तो अब अपडेटेड वाले माइंड में रखनी है या पुराने 1872 रखने पुराने हैं वाले? वाले बेटा, में, पुराने पुराने ही वही रखने हैं, नए यही नहीं मेरा आए। कंसर्न था सर, हाँ यही जी। मेरा पुराने कंसर्न ही था। रखने हैं, ठीक है ना, पुराने ही लन करें। क्यों, ज्यादा पूछे गए थे क्या सेक्शन नंबर? बहुत ज्यादा सर, एक एक मतलब एक पेपर में कम से कम 15-20 सेक्शन तो आ ही रहे थे, हाँ, कम से कम 10-15 10 तो तो ही। होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे अगर जहां तक है। हाँ अच्छा, हाँ जैसे हाँ सर। मेरा एक डाउट था बेटा, जैसे फर्स्ट ईयर के भी बच्चे भी पढ़ रहे, तो मैं खैर आपसे पूछने वाला था। मेरे को पुनः केस स्टडी ज्यादा पूछी गई थी कि नहीं पूछी गई थी? पूछे केस गए स्टडी भी ज्यादा, पूछे थे 5 लगभग, सब खिचड़ी 5 बना कैसे मान दी के थी चलो पार्ट? उन्होंने। मिनिमम मान पार्ट के चलो। कैसे? कैसे शशांक, पार्ट समझाएंगे आप हमें? जैसे कोई जैसे स्पेसिफिक केस से रिलेटेड पूछ देता था, जैसे स्टिक लाइबिलिटी जो भी हो, जो उस समय हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड पूछ देता था कि एक मतलब स्टिक लाइबिलिटी के एक केसेस दे रखे थे, 4 ऑप्शन, इसमें से कौन उसमें मतलब उसका और परफेक्ट सबसे एग्जाम कठिन था। पेपर कौन सा था, आप कोई बता पाएगा? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्ट्रैक्ट मुझे कॉन्ट्रैक्ट लगा था। आपको मिकी कौन सा लगा? आईपीसी लगा था मेरे को। आपको देवेंद्र? सर जाहिर सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में मैं 50 नंबर पाया हूँ तो वही है। अच्छा, बधाई हो। कॉन्ट्रैक्ट में 50 है। और इसमें सीमा आपको कौन सा लगा था बेटा? वही सर, वो प्रिपेयर नहीं हो पाया था आईपीसी। और सबसे इजी कौन हम सा आया था? फैमिली लॉ इजी था कि कठिन था? हिंदू और मुस्लिम लॉ? लास्ट पेपर जो इंग्लिश वाला था ना। हाँ, कठिन लीगल था। लैंग्वेज। हम देवेंद्र जी के साथ में मुस्लिम थे। लोग, अच्छा, मुस्लिम लॉ कठिन आया था रिंकू? नहीं आसान था। अच्छा, मुस्लिम वो तो मुस्लिम आसान था बेटा, मैंने पहले ही बोला था। हम्म। नहीं, इसको इसको लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है सर रिंकू को। हंसे करे तू। चिटिंग मारने का बेटा। अच्छा, पेपर कैसे सिस्टम में हुआ था, ये भी मेरा क्वेश्चन है, कि वैसे पेपर फॉर्म में हुआ था? पीसी कंप्यूटर पेपर में हुआ था, कैसे हुआ था? सर पेपर पे नहीं, हुआ था पेपर। कंप्यूटर में कहाँ होता है सर, क्या सर आप भी अच्छा, बात कर रहे हैं। अरे नहीं सर वो होता है ना बेटा, ओएमआर हम शीट पे जाते हुआ हैं। था, ओएमआर शीट पे। मैंने यूसीजी नेट क्लियर किया था ना जब, कॉमर्स का, मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर है, तो उसमें मैंने ऑनलाइन दिया था, एनटीए ऑनलाइन कराती है ना, इसी के लिए मैंने आपसे पूछा था। नहीं सर, वो तो एग्जाम कम्पिटेटिव एग्जाम हुआ ना, ये तो नॉर्मल एग्जाम हुआ, जैसे पॉपुलर अच्छा और अच्छा। मेरे वाला में सर पास सीबीटी आएंगे नहीं क्वेश्चन होता है। पेपर। अच्छा, है क्वेश्चन पेपर? आप क्या प्रोवाइड कर हाँ, सकते हो वो बेटा रखे मुझे? हुए थे, फेल होने का डाउट था ना।
अच्छा अच्छा, ग्रेट तो फेल हुए रिंकू कि सब में पास हो? भैया, पास हो नहीं गए हो इसमें। गया पास। चलो बढ़िया। मेरे को यार पेपर प्रोवाइड कर दोगे क्या? किसी दिन हाँ सेंटर कर पे दूंगा। आके प्रोवाइड कर दो बेटा, अगर हो पाए तो। हाँ सर आज ही आ देवेंद्र जाऊंगा, जी आपके देखता हूँ पास है पहले ना? चिकन पॉक्स मेरे हुआ नहीं हुआ। नहीं तो मत आओ मत आओ मत आओ, तुम पेपर बस दोगे बस, चिकन कोई पॉक्स भी दे नहीं, दोगे। नहीं कोई नहीं, देखता आप हूँ अभी हुआ नहीं हुआ। कोई नहीं, बात देख लेना बेटा, ठीक है ना? अगर किसी के पास हो तो हम्म। मुझे क्लास खत्म होने के बाद स्क्रीन के थ्रू दिखा देने बाद, ठीक है ना? मतलब क्वेश्चन वही ठीक है 85 आए थे ना मेरा, ये और क्वेश्चन है, ज्यादा तो नहीं आए थे ना मिकी किसी में, 100 कि क्वेश्चन है 50 ही सर। 50 थे? सर। 100 क्वेश्चन में, 100 शायद क्वेश्चन 100 है में से सर। 80 करने शायद थे सर। 100 आए थे। 100 में से 80 करने थे सर, 100 में हर से। पेपर में? यस यस। हाँ जी। जी। और एक नंबर का एक था कि एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, जैसे पैटर्न मैंने आपको समझाया था? 0.25। 1.25 का था ना? 1.25। अच्छा, 1.25 का नेगेटिव मार्किंग नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग। नहीं थी? मतलब 100 में से 80 क्वेश्चन करने थे ना, ये कहना चाहते हो आप? यस जी हाँ यस जी। यस। अच्छा, और केस स्टडी आई थी और सेक्शन भर भर के आए थे, बस ये डाउट था मेरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक, जी। तभी मैं कहता हूँ कोई क्लास भी में एरिया डेली नहीं आके। छोड़ा था सर, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एरिया प्रेसिडेंट छोड़ा नहीं होता था है सर। ना। हैं? क्या हर रिंकू, क्या कह रहे हो डिफिकल्टी बेटा लेवल आप? के हिसाब से क्वेश्चंस आए कॉन्स्टिट्यूशन में थे। कुछ प्रेसिडेंट क्वेश्चंस बहुत बहुत बार इजी आया भी तो। आए थे, कुछ बहुत हार्ड भी आए थे। हर सारे डिफिकल्टी लेवल उन्होंने देखो कवर किए थे। मैं देखो एक बात कहूँ बेटा, ये मिकी मेरी बात को ध्यान से सुनना। जी जो आप एलएलबी कर रहे हो ना, कोई मजाक नहीं है, आप बात को समझना। और जो कोर्स हम करते हैं ना, जैसे बी.कॉम एम.कॉम, ये बच्चों वाले पेपर होते हैं, मैं इनको हार्ड नहीं मानता इनमें। और एलएलबी में क्या, आपको जब तक डीप नॉलेज नहीं होगी ना, आप क्रैक नहीं कर सकते हो। आप जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हो ना, किसी की भी बैक नहीं आई होगी जो रेगुलर क्लास लिया होगा, और जिसने क्लास ली ही नहीं होगी शुरू से, उसकी पक्का बैक आई होगी, ठीक है ना? एक दो सर सब्जेक्ट में। अपने बैच में जो लिया है या नहीं लिया है, किसी का बैक नहीं है सर, नहीं आई है सब बेटा? पास है आई है, जी। आई है ये। किसकी बैक मैडम आई है? मैडम ने बताया मुझे, आई है। अब छोड़ो वो नहीं बात, नहीं, किसी की नहीं डिस्कशन। है सर। आई है बेटा, आई है शशांक, वो आर्ग्यू नहीं अच्छा, करते मुझसे, मैंने पूछा है, ठीक है ना? पता आई नहीं। है तो बैक आई है, जो स्टडी नहीं कर रहे थे शुरू से। मैंने आपको शुरू में कहा था डेली क्लास लो, इसी के लिए मैं सेकंड थर्ड ईयर में भी वार्न कर रहा हूँ बेटा, ऐसे सेम सेक्शन भर भर के पूछा जाएगा, और केस स्टडी, ठीक है ना? अच्छा, केस स्टडी में कैसे पूछे थे, मतलब जैसे मैंने बताया था, उसकी सम वो पूछ रहे थे कंक्लूजन की, कंक्लूजन पूछा और उसकी केस स्टडी का नाम पूछ रहे थे। केस हाँ? स्टडी का नाम सर। अच्छा हाँ, मैंने बताया था केस स्टडी का नाम। चलो ठीक है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट स्टार्ट करें सीमा, हम सीमा देवेंद्र स्टार्ट करें अब टॉपिक। हाँ जी। हाँ छोटा जी सा सर। टॉपिक है, आज ज्यादा नहीं कराऊंगा, अभी थक गए होगे, ठीक है ना? तो देखो, हमने टाइप्स ऑफ एविडेंस कवर कर लिया, आज का जो टॉपिक था। अब रेलिवेंसी स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं रेलिवेंसी में कहाँ पे हूँ, पेज नंबर 12 पे हूँ, ठीक है ना? 58 कवर करने हैं मुझे। ये सारे सेक्शन के साथ हैं, ठीक है ना? जो आपका डाउट था कि सर वेदर सेक्शन आएंगे, तो मैंने बोला था कि मोटे मोटे सेक्शन। अच्छा, बीच में ऐसे सेक्शन पूछे थे कि जो मोटे मोटे, यानी कि जैसे आपका डिस्चार्ज हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, वो पूछे गए थे, कि एकदम डीपली सेक्शन पूछे गए थे आपसे। कुछ भी पूछ दे रहे थे सर, कुछ भी पूछ दे रहे थे, अच्छा, सब कुछ भी सेक्शन भी, पूछ, सेक्शन भी। अच्छा सब सेक्शन भी पूछ लिया था? जी जी। तो मैं बोल ही रहा था बेटा, एमसीक्यू कठिन होता है। अब देखो सर रेलेवेंस। डिफिकल्टी लेवल सबके हर किस्म का था। आसान क्वेश्चंस भी थे, इंटरमीडिएट भी थे, मुश्किल क्वेश्चंस भी थे, सब सेक्शंस भी पूछे थे, ऐसा भी उन्होंने किया था। बहुत अंदर से भी पूछे थे उन्होंने। अच्छा, अंदर से भी पूछे थे? हाँ, तो और बहुत आपको बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे थे। आंसर तो बहुत ओएमआर ही। सीट में देना होगा बेटा, फिर ओएमआर सीट में दिया होगा सबने आंसर। हाँ हाँ, जी हाँ जी, हाँ, एमसीक्यू वो में। कंप्यूटर ने चेक किया होगा फिर। हाँ, ऑप्टिकल मार्क। मतलब सही है। और जगह क्या होता है, थ्योरेटिकल एग्जाम होता है ना, तो फ्रॉड ही होता है, थ्योरेटिकल फ्रॉड से रिलेट कर सकता है सर। और ओएमआर एक सर तरह एक से फेवर सिस्टम कर भी चेक दीजिए कर सर, सकता है। एक फेवर कर क्या? दीजिए सर। आपके पास तो थर्ड ईयर में पढ़ रहे होंगे पिछले सेशन वाले लड़के, स्टूडेंट, हाँ तो हाँ हाँ सेकंड ईयर में जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था सर, हम लोगों को एक बार शेयर करा दीजिए सर, उनसे लेके, ठीक है, तो कराता हूँ हमें भी बेटा। आइडिया हाँ सर, लगेगा कि लास्ट वीक भी हमसे बोला क्या था। पूछा जाने वाला है ना ठीक सर। तो ठीक है। उसको अगर एक बार वो पीडीएफ अगर कोई हो जाता ना सर, पिछले क्वेश्चन जो हम्म पूछे हैं पिछले साल वाले,
मैंने स्पेशली लास्ट ईयर के, तो थोड़ा आइडिया लगेगा हम्म। हमें भी सर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं कराता हूँ। ठीक है ना। अब पता नहीं शायद उनका सिस्टम पे हुआ है, कैसे हुआ, अगर सिस्टम पे हुआ तो मुश्किल होगा, पर मैं नहीं पूछ नहीं रहा हूँ नहीं, ये ऐसे भी। नहीं सेम सर, हुआ है सबका सर। सबका ऑफलाइन हुआ था। हम लोगों का जैसे हुआ सबका ऐसे ही हुआ है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर मैं पूछता हूँ। ठीक है, उतना अब सर स्टार्ट करें सिस्टम कहाँ देवेंद्र चलाएंगे टॉपिक हम। क्या बेटा? सर, उतना सिस्टम बस कहाँ चला ऐसे ही। पाएंगे लोग। हम्म, चलो मैं पूछता हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बेटा। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। बेसिकली रेलेवेंसी कहने का मतलब है इट मस्ट बी रिलेटेड। रिलेटेड कहने का मतलब है, मैंने आपको क्या समझाया, कोई भी केस पढ़ेंगे, कोई भी हम लॉ को पढ़ते तो सबसे पहले इलुस्ट्रेशन पढ़ेंगे, इलुस्ट्रेशन के बाद सेक्शन नंबर में आते हैं। ठीक है ना। तो देखो, ए ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। अब ए क्या करता है, बी को मार रहा है किस पर्पज से, कि वो मर जाए। ठीक है ना। अब जो ए का ट्रायल है वो क्या फैक्ट शो कर रहा है, अब इसमें क्या क्या मतलब क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट इस केस में क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले उसका मर्डर करना, उसको डेथ पहुंचाना। जो मार रहे, बीटिंग कर रहे हैं, वो भी एक रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में आ सकता है। फिर थर्ड, विद द हेल्प ऑफ कब, ए बीटिंग बी विद द क्लब। विद द क्लब, ऊपर कब लिखा है, नीचे क्लब लिखा है, मतलब एक तरह से कोई नाइफ मान लो बेटा। ठीक है ना, इसको इरेज कर देना। अब मैं तो खैर इरेज कर नहीं पाऊंगा, पर एक तरह के नाइफ मान लेना। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट क्या कहता है, द डॉक्यूमेंट्स और द स्टेटमेंट विच आर यूज, मतलब विच आर कंसिडर्ड टू बी अलोंग विद एविडेंस। ठीक है ना, जिसको एविडेंस के साथ माना जाता है, जो क्या प्रोवाइड करते हैं, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट को प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसे एविडेंस जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल बोला गया, ए मर्डर कर रहा है, बी को मारने की कोशिश कर रहा है एक नाइफ से, किस इंटेंशन से कि वो मर जाए। तो इसमें क्या क्या रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट हो गया, नाइफ हो गया, बीटिंग हो गया और कॉजिंग डेथ हो गया। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है इसमें? देखो, जो एविडेंस आपका दिया जाएगा किसी सूट और प्रोसीडिंग के, ठीक है ना, उसको डिक्लेयर किया जाता है रेलेवेंट के फॉर्म में। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट सेक्शन नंबर 5। किसी को डाउट है इसमें? आगे चलूं मैं? बोलो बेटा, किसी को डाउट है? सर ये क्लियरली एक्चुअली मेंशन है इसमें, आई थिंक, कि ये फैक्ट्स पे ही हाँ, जाएगा, तो इसीलिए दिस इज क्लियर। आप आगे बढ़िए सर। चलो बेटा, आगे चलूं मैं? जी। बस 5-10 मिनट का लेक्चर और करेंगे, ठीक है ना, मतलब 20 पेजेस हो जाए, समझो यार। तो मुझे कोर्स भी कराना है ना आपका, ये तो ऐसे हो नहीं पाएगा। अगस्त तक अभी और भी बड़े चैप्टर हैं। और टैक्सेशन लॉ मैं कराऊंगा बेटा। ठीक है ना, लॉ टीचर के बाद में टैक्सेशन पढ़ाता हूँ, काफी अच्छे से पढ़ाता हूँ। ठीक है, कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ अभी एक जगह, टैक्सेशन लेक्चर देने जाता हूँ। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है ना। आप देखो बेटा, ये जो प्रिंसिपल रेस गैस्ट्रिया है, ये रेस गैस्ट्रिया क्या कहता है? रेस्ट गैस्ट्रिया, देखो जो सेकंड पैराग्राफ है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, और फिर आ जाएगा साउंड में। रेस्ट गैस्ट्रिया क्या कहता है, एक ऐसा फैक्ट जो एडमिसिबिलिटी कहता है कि कुछ थिंग हुआ, कुछ वर्ड स्पोकन किए गए ट्रांजेक्शन, या कुछ ऐसे फैक्ट जो सेम ट्रांजेक्शन को फॉर्मिंग पार्ट कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि ए को दोषी पाया गया बी के मर्डर में, मारने में, मारपीट में। तो जब उसकी मारपीट हो रही थी, ए बी को मार रहा था, तो उस समय कुछ लोगों ने उसको विटनेस किया। ठीक है ना। तो जो विटनेस प्रोवाइड किया जा रहा है, उससे तो एक तरह से रेलेवेंट फैक्ट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है ना। इसमें जो रेस गैस्ट्रिया है ना, इसको मैं और डिटेल में बताता हूँ 1 मिनट इधर। ठीक है ना, इस वाले में 2020 में और अच्छे से डिटेल में बताया। ठीक है ना। देखो आप, सेक्स, ये जो 2020 है इधर, इसको भी पढ़ लेना बेटा। नॉट फैक्ट इन इशू अभी नहीं किया, हाँ रेलेवेंट कर लिया हमने। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, फिजिकल। अभी तो देखा था रस गेस्ट ने खोला था।
हाँ ये रहा, देखो आप, ये भी सेम वही मैंने क्या समझाया आपको, वो भी लॉ की लैंग्वेज थी और ये भी लॉ की लैंग्वेज है। तो बेटा मेरे को एक बार है ना शशांक सब पढ़ना बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या, पुराने सेक्शन पुराने पीडीएफ से सेम नहीं है क्या? हमने पुराना पीडीएफ अभी क्या मैंने आपके सामने करा, तो पुराने पीडीएफ से सेम है। तो मेरा कहने का मतलब है जो लॉ होता है ना बेटा वो सेम रहता है, बात को समझो। अगर ईयर बदलते जा रहे हैं, जैसे 1872 आया, 2020 आया, फिर अब 2020 के बाद 2060 आएगा, हमारे बच्चे 2060 पढ़ेंगे, फिर हमारे पर पौते बच्चे पढ़ेंगे 2021 का। तो ये जो बदलता जा रहा है ना यार, इसमें लॉ तो सेम रहेगा, तो एग्जाम्पल भी सेम रहेंगे, बस सेक्शन नंबर ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है ना। उसमें भी आपका सेक्शन 5, 6, 7 पढ़ रहे थे, इसमें भी सेक्शन 6, 7, 8, 9। इसमें क्या बोलता है रेस गैस्ट्रिया, क्या बोलता है, जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट है, जो सेम ट्रांजैक्शन को फॉर्मिंग पार्ट करता है। इसके एग्जाम्पल में बेटा इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इसको आप रीड कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि एक वेजरिंग वॉर हो रहा है, मतलब जो फॉर्मिंग पार्ट करा रहा है, फॉर्मिंग पार्ट कहने का मतलब रेस्ट गैस्ट्रिया का। जैसे फर्स्ट एग्जांपल था, फर्स्ट एग्जांपल में ए को दोषी पाया गया बी को मारने के लिए, बी का मर्डर के लिए। तो इसमें जो बी को दोषी पाया गया बाय स्टैंडर्ड एट द बीटिंग, बाय स्टैंडर्ड यानी कि कोई विटनेस कर रहा है, विटनेस बाय स्टैंडर्ड यानी कि विटनेस। अब ये जो विटनेस है क्या कर रहे हैं, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाएगा, रेलेवेंट फैक्ट बोला जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा रेस गैस्ट्रिया, किसी को डाउट है? एक बार फिर से बताइए। एक बार हाँ। रेस गैस्ट्रिया कहने का मतलब है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, यानी कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन को रेलेवेंट बोला जाएगा। रेस गैस्ट्रिया यानी कि कोई विटनेस कर रहा है, उस विटनेस के बिहाफ पे एविडेंस पूरा फुलफिल हो जाए, ठीक है ना, एविडेंस कंप्लीट हो मान लिया जाए। जैसे कि एक आपका मुजरिम है जो बी को मार रहा है, बी का उसने मर्डर किया उसको मार मार के, तो ये आपका कंप्लीट कब माना जाएगा, जब उसके स्टैंडर्ड है बाय स्टैंडर्ड यानी कि विटनेस, वो विटनेस क्या करे, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन करे, जिसे एक रेलेवेंट फैक्ट बोला जाएगा। मतलब रेस गैस्ट्रिया आपका क्या एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम एविडेंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल जैसे सेकंड है, ए को एक दोषी माना गया वेजरिंग वार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कैसे प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करके, ट्रूप अटैक करके, गोल्स को ब्रोकन करके। अब ये फैक्ट कब रेलेवेंट माना जाएगा, जब जब ए as a forming part of general transaction through A may not have been present at any one of them। मतलब इसकी रेलेवेंसी जो होगी आपकी हाँ भी हो सकती है और ना भी हो सकती है। अगर वो नहीं है, ये ए को नहीं माना गया कि वो प्रेजेंट था, तो ये नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, देखो समझ में इधर नहीं आया सर, एक बार एक्सप्लेन करना सर। इसको और अच्छे से करता हूं बस डिटेल में। रेस गैस्ट्रिया कहने का मतलब है कोई रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को करता है। जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल में जो विटनेस है, ठीक है ना, विटनेस क्या कर रहे हैं, विटनेस बता रहे हैं, जैसे अब ए का तो मर्डर हो गया ना, मतलब जो पर्सन था उसका मर्डर हो गया, तो विटनेस बताए ना बताए तब भी उसको मर्डर को क्या माना जाएगा, एविडेंस के फॉर्म में, यानी कि रेस गैस्ट्रिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेम आपका सेकंड एग्जांपल में भी बोल रहा है, जो ए पर्सन है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ट्रूप अटैक करा रहा है। अब इसमें देखो प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रॉय हो गई ना, ट्रूप तो डिस्ट्रॉय हो गए ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये समय उस समय प्रेजेंट था कि नहीं था, उसको दोषी माना जाएगा। यहां तक क्लियर है? अगर कोई बोल भी दे कि ये दोषी नहीं था तो भी दोषी माना जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रॉय हो गई ना। आ गया ना बेटा समझ में? कहने का मतलब है किसी बंदे का मर्डर होता है, तो जब मर्डर हो जाता है उस और दूसरा बंदा कहता है कि नहीं इसने मर्डर कराया नहीं, पर उसका मर्डर हो गया है, कुछ हार्म तो पहुंचे है ना, इंजरी तो पहुंची है ना, तो उस स्टेज में इसको क्या बोला जाएगा, रेस गैस्ट्रिया बोला जाएगा। ये एक तरह का प्रिंसिपल है बेटा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? कहने का मतलब है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन though not in issue, मतलब not connected with the fact in issue,
has to form part of same transaction are relevant whether they occur at the same time of place or a different time and places। कहने का मतलब है कि वो घटना जो हुई, वो अकरेंस हुआ, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन आपकी अकर्ड हो रही है, चाहे वो सेम टाइम मतलब में हो कि या सर किसी, बोलो। जितनी भी एजम्पशंस बनती होंगी, जैसे मान लीजिए किसी बंदे की वहां पर कोई डेड बॉडी पड़ी है और उसके पास ही कोई पर्सन नाइफ लेके खड़ा है, उस पे ब्लड भी लगा हुआ है, तो बहुत सारी एजम्पशंस बन जाएंगी ना, तो वो सारी रेस्ट टेस्ट में आएंगी ना कि शायद इसने मारा है या इसने उसका नाइफ ही बाहर निकाला है, खाली इसका फ्रेंड था और वो मारने वाला भाग गया। जो इतनी assumptions बनेंगी वो सारी मेरे ख्याल से इसमें आएंगी ना। करेक्ट है बेटा। किसी को डाउट है? आज की क्लास अगर मैं इतनी रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ बेटा? यस सर, इतनी रख हाँ लीजिए। सर, बस यहीं तक करिए। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा बेटा दिमाग के ऊपर से जाएगा। ठीक है, अभी मुझे फर्स्ट ईयर फिर थर्ड ईयर की भी क्लास लेनी है। किसी को डाउट है इसमें? देखो आपको हमने क्या क्या हमने आज पढ़ा, एक बार मैं क्यों गो थ्रू करा दूं। एक मिनट, कहाँ गया? हाँ ये रहा। हमने पढ़ा इंडियन एविडेंस कब स्टार्ट हुआ, इसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एविडेंसेस, इसको अच्छे से कवर अप किया। इसके बाद हमने आज पढ़ा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। अब जो नेक्स्ट क्लास से टॉपिक है, जैसे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, ये सेम पता रखा बेटा, ठीक है ना। मतलब रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, फैक्ट इन इशू, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एस्ट्रोपल, ये सब कवर अप करेंगे। कॉन्स्पिरेंसी क्या है, जो लॉ ऑफ टॉट में हमने पढ़ा था। कन्फेशन क्या होता है, लॉ ऑफ टॉट में पढ़ा था। ये सारी चीजें कवर अप करनी है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? सर ये मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो हाँ, रेलेवेंसी वाला है ना, इसको पिछले वाले को तो हमने अच्छे से वो भी कर मैं लिया, फिर से रिकैप कर करा लिया। दूंगा, टेंशन मत लो बेटा, हाँ, फिर बस से करा इसी हाँ दूंगा। को सर, एक रेलेवेंसी वाले से रिकैप कर लेंगे। हाँ जी। देखो ये सेक्शन के साथ है बेटा, जो आप कह रहे थे ना, हमने फर्स्ट ईयर में कुछ ज्यादा सेक्शन पूछे थे, तो आप इसको पढ़ लेना। जैसे प्ली ऑफ एलईबी मैंने कराया था ना, अभी एलईबी दिखाया था। जो सीमा आपका डाउट था कि चेंज होता है कि नहीं होता है, जिसको देखो प्ली ऑफ एलईबी, ये भी सेम वही है। एलईबी को क्या बोला जाएगा? बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। तो ये सारे सेक्शन के साथ है। तो मेरा क्या मानना है कि जो आपका एग्जाम में पेपर बनेगा वो सेक्शन नंबर से ही बनेगा। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? नो सर। तो आज की क्लास इतनी रखे बेटा हम, जी। ओके सर, बाय। ठीक है ना। आपके पास पीडीएफ पहुंच चुका था सबके पास, कि पहुंचाना है इसका एविडेंस का? पहुंचा दीजिए सर। अच्छा, पहुंचा दीजिए। ठीक है, मैं दोनों पहुंचा दूंगा, 2020 का भी और उसका भी। क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? नहीं, मैं पीडीएफ पहुंचा दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा एक बारी पीडीएफ सारा। सर, पीडीएफ दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। आप सब रिमूव हो सकते हो, देवेंद्र, निकी, मनीष, थैंक यू। रिंकू, सीमा। बाय सर, बाय सर, बाय सर। बाय बेटा, ओके बाय। सर, ध्यान
एक बार पानी से हल्का सा ऊपर से धो देना बस। जानवर की जानवर Good morning, sir.
वॉइस आ रही है अभिषेक? जोगिंदर आपको? सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा। अभिषेक आए नहीं आज आपकी क्लास में, क्या हुआ? सर आज भी बिजी? नहीं 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 मेरा एक्चुअली हेलो। अच्छा अच्छा, कोई नहीं बेटा, मैंने समझता अप्रैल हूँ। से I'll be there, अप्रैल से I'll be there। क्लोजिंग है कोई तो नहीं उसे ना बेटा, वो पर मुझे आउटलेट खोलने पड़ते हैं ना। हाँ, जोगिंदर तो इसलिए कैसे और हो आप अप्रैल से बेटा? मैं आ जाऊंगा वॉइस आपके पास। कोई नहीं बेटा। जोगिंदर वॉइस आ रही है राइट आपको? सर, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड जी मॉर्निंग जी बेटा। जोगेंद्र भाई। गुड थैंक यू सर, मॉर्निंग गुड ऑल। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल। सभी गुड को मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग सर। आए जोगिंदर आए नहीं थे शायद पिछली क्लास में, क्या आए थे आप? हैं जोगिंदर? इसमें नहीं था सर मैं, हाँ, थोड़ी पिछली प्रॉब्लम क्लास थी में, कुछ। पिछली जो 10 तारीख की क्लास थी बेटा, वो ले नहीं पाया था मैं एक्चुअली। क्या ना, अभी पिछली क्लास में थोड़ा घर में इससे भी पिछले वाले फंक्शन नहीं था। ले पाए थे आप सर? जी जी हाँ हाँ, पिछली क्लास मैंने लेफ्ट कर दी थी। ठीक जी है, अब सर। रेगुलर रहूंगा मैं डेली, उससे कोई ठीक, क्लास मिस नहीं होगी आपकी। ठीक है सर, थैंक मेरे यू को सर, कुछ थैंक यू। आज कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है। पहले 5 मिनट बात डिस्कस करेंगे, फिर फैमिली लॉ स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली हमारी 2 बुकें कंप्लीट है। ठीक फर्स्ट सर। बुक कॉन्ट्रैक्ट विद क्या था? हाँ, विद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सेकेंड बुक थी आपकी आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन। हम सही स्पीड में चल रहे हैं। थर्ड बुक बेटा फैमिली लॉ है। जो फैमिली लॉ में बेसिकली आपको 2 टॉपिक कवर करने हैं, हिंदू लॉ और एक मुस्लिम लॉ में। ठीक ओके है ना? हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आपको कवर करना है। जो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ है बेटा, हिंदू लॉ थोड़ा लेंथी है, ठीक है ना?